प्यारे बच्चों, मोस्ट वेलकम है आप लोगों का प्यारा सा एजुकेशन प्लेटफॉर्म सफल एकेडमी में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लग गए होंगे। आप लोगों की तरफ से काफी ज्यादा डिमांड आ रहा था कि सर क्लास 12th ज्योग्राफी यानी भूगोल का सिलेबस तो आपने बता दिया है, लेकिन इनकी क्लास कब से स्टार्ट हो रही है, यानी ज्योग्राफी का चैप्टर 1 कब से आ रहा है। तो आप लोगों के इंतजार की घड़ी अब समाप्त होती है, क्योंकि फाइनली आज हम लोग शुभारंभ करने जा रहे हैं क्लास 12th के अंतर्गत ज्योग्राफी यानी भूगोल विषय का। और इसके अंतर्गत हम लोग बुक 1 का चैप्टर 1 आज हम लोग कवर करेंगे। आपके इंटर में क्लास 12th में ज्योग्राफी में 2 बुक आते हैं। पहला बुक का नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत और दूसरा बुक का नाम है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। तो ये 2 बुक आपको पढ़ना है क्लास 12th ज्योग्राफी के अंतर्गत। तो आज के इस क्लास में बुक 1 जिसका नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, इसी का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र का एक्सप्लेनेशन करेंगे। आपको पता ही है कि सबसे पहले सफल एकेडमी में आपको हर विषय का, हर चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कराया जाता है। फिर उस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बनते हैं, यानी लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनते हैं, वो कराया जाता है। और लास्ट में उस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू आपको कराया जाता है। इस तरह से तैयारी करने की पैटर्न होती है आपकी इस संस्था में, सफल एकेडमी में। आप लोग इंटर में एक ड्रीम लेके चल रहे हैं कि सर हम लोगों को इंटर में 450 प्लस अंक लेकर के आना है, यानी 400 प्लस अंक हम लोगों को किसी भी हाल में लेके आना है। तो आप लोगों का जो सेशन है स्टार्ट हो चुका है। उम्मीद है कि आप लोग पूरा ऊर्जा के साथ लग गए होंगे तैयारी करने में, और यही ऊर्जा अगर आप अपने आप में बना के रखते हैं तो 450 प्लस लाना आप लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा और बहुत ही एकदम सिंपल तरीके से मेहनत करके आप लोग 450 प्लस अंक लेकर के आ सकते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप एक सपना लेके चल रहे हैं कि हमको इंटर में टॉप करना है, इंटर में एक अच्छा नंबर लेके आना है, तो आपको हर सब्जेक्ट में बेस्ट पकड़ बनानी पड़ेगी। 5 सब्जेक्ट है आपके, 5 सब्जेक्ट में अच्छी तरह से पकड़ बनानी पड़ेगी। और इसके अंतर्गत जितने भी चैप्टर्स हैं उनका पहले एक्सप्लेनेशन यानी कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। उसके बाद सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सारे चीज को एक तरफ से कंप्लीट करते हुए चलना पड़ेगा। और उम्मीद है कि आप लोग इसी तरह से तैयारी करेंगे जिस तरह से हम आपको बताएंगे, और मेरे बताए गए गाइडेंस पर, रास्ते पर आप लोग चलकर तैयारी करेंगे। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि जिस तरह से हम आपको तैयारी कराने वाले हैं इस सेशन के अंतर्गत, अगर मेरे बात पर चलेंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं ऑन द कैमरा आप 450 प्लस ला सकते हैं। 450 प्लस लाने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। बस आपके अंदर एनर्जी होनी चाहिए, आपके अंदर एनर्जी और एक मोटिवेशन होनी चाहिए। प्यारे बच्चों, आप जीवन में कोई भी काम करते हैं, लेकिन उन काम को करने में अगर अंदर से उत्साह अगर नहीं होती है तो वो फिर काम आपका बेस्ट रिजल्ट नहीं होता है, यानी उस काम से आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। इसलिए जीवन में कुछ भी कीजिए, दिल लगा कर कीजिए, मेहनत करके कीजिए, यानी खूब दिल से मेहनत कीजिए और मन से तन मन धन लगा करके मेहनत कीजिए, और वो काम आपको बेस्ट रिजल्ट देगा। तो इसी के साथ हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th के अंतर्गत ज्योग्राफी का विषय। और उम्मीद है कि इस क्लास को आप लोग ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करेंगे, प्यार करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट और प्यार यानी सहयोग देंगे। तो और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों में। और ये पहली क्लास है तो देखते हैं आप लोग कितना सहयोग और प्यार बना के रखते हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा क्लास को देखिएगा। आज हम लोग चैप्टर 1 को कवर करने जा रहे हैं। और एक बात, क्लास 12th ज्योग्राफी के अंतर्गत बुक 1 का चैप्टर नंबर 1 ही थोड़ा सा हार्ड है ना, थोड़ा सा टफ है। क्यों? क्योंकि इसमें विचारधारा के बारे में दिया गया है आपको, संभववाद, निश्चयवाद, मानव का प्राकृतिकरण, प्रकृति का मानवीकरण। तो ये सब टॉपिक जल्दी समझ में नहीं आता है। और चैप्टर 1 को पढ़ने के बाद बाकी पूरा ज्योग्राफी यानी भूगोल बिल्कुल आसान है। बच्चे जब किताब को पलटते हैं क्लास 12th ज्योग्राफी का भूगोल को, पहला चैप्टर पढ़ के वो समझते हैं कि अरे यार चैप्टर 1 ही इतना हार्ड है तो बाकी सब क्या होगा। बिल्कुल गलत बात है। चैप्टर 1 ही थोड़ा सा आपको समझने में मतलब समय लग सकता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, विचारधाराएं दिए गए हैं। समझ गए? तो चैप्टर 1 को जब आप अच्छी तरह से समझ लेंगे तो फिर आपकी सारी चीज क्लियर होती जाएगी। और आज हम लोग मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र ज्योग्राफी के बुक 1 का पहला चैप्टर का थ्योरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। सारे टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे, एक भी टॉपिक आपका नहीं छूटेगा, सारा चीज आपका कवर होता जाएगा। ठीक है? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग पूरा क्लास को देखेंगे, फिर इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग खत्म कर देंगे। इसके बाद इसका सब्जेक्टिव आएगा, फिर इसका ऑब्जेक्टिव आएगा, इसी तरह से आपकी सारी क्लासेस चलेगी। ठीक है? स्वामी विवेकानंद के द्वारा एक बात कहा गया है कि जीवन में अगर कुछ करना है तो उठो, जागो
और मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। अब देखते हैं प्यारे बच्चों, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, चैप्टर 1 मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र का स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इस चैप्टर के अंतर्गत दिया क्या क्या गया है, यानी विषय वस्तु के अंतर्गत हम लोग इसको देख लेते हैं। समझ गए? तो यहां अगर देखा जाए विषय वस्तु की अगर बात करें तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि भूगोल की मुख्य परिभाषा क्या है। अब हम लोग इंटर में क्लास 12th में भूगोल रखे हैं, लेकिन अगर कोई आगे चल के पूछ देगा कि सर बताओ, या फिर बताओ आप अगर ज्योग्राफी रखें तो ज्योग्राफी नहीं भूगोल किसको कहते हैं, तो अगर आपके मुंह से दो शब्द भी ना निकले तो फिर ज्योग्राफी पढ़ना बेकार है। इसलिए पहले हम लोग भूगोल की परिभाषा और भूगोल के पिता कौन है, साथ ही साथ भूगोल का अध्ययन के क्षेत्र क्या क्या है। अब ये चीज याद रखना, भूगोल आपके भूगोल जो विषय है इसमें दो टॉपिक है, एक है मानव, एक है प्रकृति, और यही दो टॉपिक है। मैंने आपको क्या कहा कि घर का जो एक तरह से मेन आदमी होता है, आपके घर में माँ बाप होते हैं, है ना, उनके कहने से हम लोग कहीं जाते हैं क्या? जो माँ बाप जो सलाह देंगे उसी के कहने पर सारा काम करते हैं। दो आदमी मेन है ना, उसी तरह से ज्योग्राफी ने भूगोल में दो टॉपिक मेन है, दो चीज, एक है प्रकृति, एक है आपका मानव। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। भूगोल में दैवतावाद यानी द्वैतवाद क्या होता है इसको भी हम लोग समझेंगे। यहां आपको यह समझाया जा रहा है कि इसमें पढ़ना क्या क्या है चैप्टर में। उसके बाद है भूगोल की प्रमुख शाखाएं, तो ये लाइट टॉपिक है, यानी हल्का टॉपिक है, ये हल्का टॉपिक है, इसके आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। लेकिन ये जो टॉपिक है ये आपका 5 टॉपिक है इसके अंतर्गत, और यही 5 टॉपिक का मुख्य रूप से वर्णन किया गया है। मतलब यही 5 टॉपिक आपके ज्योग्राफी के बुक 1 का चैप्टर नंबर 1 का हृदय है, यानी 5 ही टॉपिक पर आपका पूरा चैप्टर इर्द गिर्द घूमता है। यही 5 टॉपिक के इर्द गिर्द पूरा चैप्टर घूमता है और पूरे चैप्टर की आपकी समाप्ति हो जाती है। समझ गए? तो पहला टॉपिक है मानव का प्राकृतिकरण, प्रकृति का मानवीकरण, संभववाद, निश्चयवाद और नवनिश्चयवाद। ये 5 टॉपिक को अगर आप समझ लेते हैं तो ज्योग्राफी का बुक 1 का चैप्टर नंबर 1 आपका फिनिश यानी कंप्लीट हो जाता है। समझ गए? और इसी से जब क्वेश्चन आएंगे तो आपका पेन नहीं रुकेगा, इस तरह से हम आपको समझाएंगे, इस तरह से पूरा एक्सप्लेन करके हम आपको पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ज्योग्राफी के अंतर्गत जो भी चीज यहां पर आएंगे सारा चीज को नोट करना है और बुक नहीं पलटना है। इस क्लास को करने के बाद आपको दोबारा बुक नहीं पलटना है, बुक देखना नहीं। अगर बुक देखेंगे तो फिर समय की बर्बादी होगी। समझ गए? तो ये चीज करना है। अब चलते हैं, तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि भूगोल की परिभाषा क्या होनी चाहिए। अब हम लोग भूगोल पढ़ते हैं तो भूगोल की मुख्य परिभाषा क्या होनी चाहिए? सिंपल सा चीज है, एक लाइन में हम आंसर दे सकते हैं, एक लाइन में हम उत्तर बता सकते हैं कि ज्योग्राफी ने भूगोल क्या है। तो ज्योग्राफी ने भूगोल मानव यानी सामाजिक विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें पृथ्वी की आंतरिक और बाह्य संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को ज्योग्राफी ने भूगोल कहते हैं, उसी को ज्योग्राफी ने भूगोल कहते हैं। यहां कह सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल, साथ ही साथ भूभाग के आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं, उसी को कहते हैं भूगोल। या फिर एक लाइन में आप कह दो कि पृथ्वी के आंतरिक और बाह्य संरचना के बारे में सामाजिक विज्ञान की जिस शाखा में हम लोग अध्ययन करते हैं उसी को हम लोग भूगोल यानी ज्योग्राफी कहते हैं। आगे बात समझ में? अब आंतरिक संरचना के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा? अब आंतरिक संरचना के अंतर्गत ये सब चीज आ जाएगा, है ना। आपको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। आंतरिक संरचना के अंतर्गत देखा जाए तो ये आपका आंतरिक संरचना है। सबसे ऊपरी वाला भाग जो है परपट्टी है, उसके बाद मेंटल है, उसके बाद जो है करोड़ है, उसके बाद अंतर क्या है? आंतरिक करोड़ है। तो ये पृथ्वी की संरचना है ना, और अंदर में ही, पृथ्वी के अंदर ही तरह तरह के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम खनिज, है ना, कोयला, पेट्रोलियम, ये सारे चीज पृथ्वी के अंदर पाए जाते हैं। तो पृथ्वी के अंदर जो भी संरचना है उसके बारे में अध्ययन, और पृथ्वी के ऊपर जल मंडल, वायुमंडल, उसके साथ जो है स्थल मंडल, इसके बारे में अध्ययन करते हैं, उसको कहते हैं हम लोग भूगोल। तो आप देखा जाए कि बाह्य मंडल में क्या क्या आ जाएगा? पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंतर्गत ये सब चीज है, मेंटल है, करोड़ है, सीमा, ये सब चीज है। अब यहां देखा जाए पृथ्वी की आंतरिक संरचना में पेट्रोल आ जाएगा, कोयला, जो भी खनिज पदार्थ है, जो भी धातु अधातु है, जो भी चीज है, जितने भी पृथ्वी के अंदर पाए जाते हैं वो सारे आंतरिक संरचना के अंतर्गत आएंगे। और बाह्य संरचना की बात करें तो पृथ्वी के बाह्य संरचना में क्या हो जाएगा? आपका स्थल मंडल हो जाएगा, यानी जो जमीन है वो स्थल मंडल है जिसमें हम लोग रह रहे हैं। वायुमंडल यानी समताप मंडल, ओजोन मंडल, ये क्या है? हवा जो है ये वायुमंडल है। जल मंडल यानी महासागर, समुद्र, ये सारे चीज को मिलाकर के जल मंडल कहेंगे। तो ये पृथ्वी के बाह्य संरचना है, ये पृथ्वी का क्या है? बाह्य संरचना है। और बाह्य संरचना और आंतरिक संरचना के बारे में जिस भूगोल में, जिस सामाजिक विज्ञान की शाखा में, सामाजिक विज्ञान की जिस शाखा में हम लोग अध्ययन करेंगे उसी को हम लोग भूगोल यानी ज्योग्राफी कहेंगे। बात समझ में आ गई? अगर आपको पूछेगा कि ज्योग्राफी ने भूगोल का परिभाषा बताइए तो क्या आप इसको बता सकते हैं? क्या आप इसको आराम से लिख सकते हैं? बिल्कुल आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है,
अब देखते हैं प्यारे बच्चों, ये जो है एक शाखा में, एक लाइन में याद रखना, दूसरे शब्द में पृथ्वी के बाह्य और आंतरिक संरचना का अध्ययन ही भूगोल कहलाता है। बाह्य संरचना के अंतर्गत, पृथ्वी का बाह्य संरचना के अंतर्गत स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल, ये सब आ जाएगा। और आंतरिक संरचना के अंतर्गत करोड, मेंटल, उसके बाद पृथ्वी का सेंटर, और पृथ्वी के अंतर्गत बहुत सारी चीजें पाई जाती है, खनिज पदार्थ, पेट्रोलियम, कोयला, ये सब चीज पाई जाती है। तो ये सब आंतरिक संरचना है। और बाह्य संरचना स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल। तो ये सब चीज के बारे में सामाजिक विज्ञान की जिस शाखा में हम लोग अध्ययन करते हैं उसी को ज्योग्राफी नहीं भूगोल कहते हैं। ज्योग्राफी का डेफिनेशन दे सकते हो, यस या नो, कमेंट सेक्शन में बताओ। क्या आप देख सकते हैं ज्योग्राफी का डेफिनेशन? बिल्कुल क्लियर, आप आराम से इसको डेफिनेशन दे सकते हैं। समझ गए? अब एक बात आती है कि ज्योग्राफी जो शब्द है ये आया कहां से? अब ये ज्योग्राफी जो शब्द है ये आया कहां से, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? जियोग्राफी, स्पेलिंग अगर बात करें तो इसका स्पेलिंग हो जाएगा जियोग्राफी, GEOGRAPHY, जियोग्राफी इसका स्पेलिंग हो जाता है। अब ये आया कहां से? तो ध्यान से देखोगे, शब्द भूगोल पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अब यहां भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग एक ग्रीक विद्वान इरेटोस्थनीज नामक भूगोलवेत्ता ने, है ना, भूगोलवेत्ता ने किया था। अब ये इरेटोस्थनीज को जान रहे हो, ये भूगोल जो शब्द है ना, ये जो वर्ड है भूगोल, इसका सबसे पहले प्रयोग किस व्यक्ति ने किया था? इरेटोस्थनीज ने किया था, जो ग्रीक विद्वान था। और ये है इरेटोस्थनीज साहब, ये देख रहे हैं आप, ये जो है इरेटोस्थनीज साहब है, जो उस जमाने के, अपने जमाने के बहुत बड़े ज्योग्राफर यानी भूगोलवेत्ता हैं। कौन है? बहुत बड़े ज्योग्राफर यानी भूगोलवेत्ता है। और इन्होंने ही सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किया है। भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले इन्होंने ही किया है। अब यहां देखा जाए कि भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग एक ग्रीक विद्वान इसके द्वारा किया गया। और ज्योग्राफी जो शब्द है, ज्योग्राफी ग्रीक भाषा का शब्द है। आप जानते हैं कि जैसे कि हिंदी भाषा है, उसके बाद इंग्लिश भाषा है, उसी तरह से ग्रीक क्या है? ग्रीक एक भाषा है। अब यहां देखा जाए कि ये ज्योग्राफिक शब्द को जब तोड़िएगा आप तो जियो प्लस ग्राफो बनेगा। अब यहां अगर देखा जाए तो ज्योग्राफी शब्द को तोड़ेंगे तो जियो प्लस ग्राफोस, जियो प्लस ग्राफोस, है ना, ग्राफोस। अब जियो का मतलब होता है पृथ्वी, है ना, जियो का मतलब पृथ्वी, और ग्राफोस का मतलब होता है वर्णन करना, यानी एक्सप्लेनेशन करना, वर्णन करना। अब इसका मतलब यह हुआ कि जियोग्राफी का शब्द यही होता है, इस शब्द का अर्थ यही होगा कि पृथ्वी का वर्णन ही क्या है? ज्योग्राफी है। इस वर्ड को जब तोड़ेंगे तो पृथ्वी का वर्णन ही ज्योग्राफी है। यानी जो ग्रीक शब्द है ज्योग्राफी, जो दो शब्द से मिलकर बना है, जियो और ग्राफोस। ये आपका 11th का बुक में एनसीईआरटी में दिया गया है, तोड़ तोड़ के समझाया गया है। इसलिए मैं कहता हूं कि आपको हर एक क्लास का हर चीज पढ़ना चाहिए। आप 11th को बिल्कुल हल्का में ले लेते हैं, लेकिन नहीं पढ़ते तो ज्ञान यानी नॉलेज उतना परिपूर्ण तरीके से आपको नहीं मिल पाता है। इसलिए सारे चीज को हम लोगों को कवर करनी चाहिए। क्लियर? अब यहां देखा जाए कि जियो तथा ग्राफोस यानी से मिलकर बना है। जियो का अर्थ पृथ्वी तथा ग्राफोस का अर्थ वर्णन करना होता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो इरेटोस्थनीज ने किया। क्लियर? ये इरेटोस्थनीज हैं। तो आप शब्द ज्योग्राफी शब्द के बारे में पूछेगा, इस तरह से भी आप ज्योग्राफी शब्द के बारे में भी कुछ ना कुछ बता सकते हैं आप। और ज्योग्राफी भूगोल का परिभाषा अगर पूछेगा तो इसको भी आप बता सकते हैं। अब आपकी पेन नहीं रुकेगी, मुझे पूरा उम्मीद है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं कि भाई जिस तरह से हम लोग हेरोडोटस की बात करें तो इतिहास के पिता हेरोडोटस हैं, है ना। उसी तरह से अगर साइंस की ब्रांच की बात करें तो लेवोइजर केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र के पिता है। अरस्तु बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के पिता है। फिजिक्स न्यूटन फादर ऑफ फिजिक्स, है ना। तो ये सब चीज है। तो अब हर सब्जेक्ट में कोई ना कोई महान वैज्ञानिक है और उसी के आधार पर उनका नामकरण किया गया। तो यहां अगर देखा जाए कि भूगोल के पिता किसको कहेंगे, तो भूगोल के पिता जो हैं यानी भूगोल विषय के पिता हिकेटियस को कहा जाता है। हिकेटियस को, जिस तरह से आपको पता है कि आपके हेरोडोटस को इतिहास के पिता कहते हैं, उसी तरह से भूगोल का पिता हिकेटियस को कहा जाता है। अब हिकेटियस को ही क्यों कहा जाता है? अब हम कहते हैं कि लेवोइजर, लववांजे जिसको कहते हैं, आपने पढ़ा है 9th क्लास का केमिस्ट्री में कि लेवोइजर जो है वो केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र के पिता है। क्यों कहा गया उनको? क्योंकि उन्होंने केमिस्ट्री की दुनिया में, रसायन शास्त्र की दुनिया में काफी तरह रिसर्च और बहुत सारे सिद्धांत दिए, जिससे केमिस्ट्री जो विषय है उनका विकास हुआ। केमिस्ट्री विषय के बारे में जानकारी बहुत सारे लोगों को मिलने लगी। तो जिस वैज्ञानिक का योगदान ज्यादा रहता है तो उसी के नामकरण कर दिया जाता है, भाई तुम ही बन जाओ फादर। आज न्यूटन को फिजिक्स की दुनिया में फादर कहे जाते हैं।
क्यों? क्योंकि न्यूटन का बहुत बड़ा योगदान है फिजिक्स की दुनिया में, इसलिए हिकेटियस का बहुत बड़ा योगदान है ज्योग्राफी की दुनिया में, इसलिए फादर ऑफ ज्योग्राफी बन गए। उसी तरह से हेरोडोटस का काफी ज्यादा योगदान है, इतिहास की दुनिया में फादर ऑफ हिस्ट्री बना दिया उनको। तो उसी तरह से अब इन्होंने क्या किया, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले स्थल भाग को सागरों से घिरा हुआ माना। यानी अब देखिए, पृथ्वी हम लोग जानते हैं कि जो पृथ्वी का जो स्वरूप है, इसमें 71% यानी 71% जो है वो भूभाग पृथ्वी का जल से घिरा पड़ा है, और बाकी जो है वो स्थल है। तो ये अभी हम लोग जानते हैं कि भाई जो स्थल वाला भाग है तो वो चारों तरफ से समुद्र से, सागर से घिरा हुआ है। तो इस बात को सबसे पहले किसने बताया, सबसे पहले इस बात की चर्चा किसने की? तो सबसे पहले इस बात की चर्चा हिकेटियस ने किया था कि जो स्थल भाग है, जो जमीनी भाग है, वो क्या है, सागरों से घिरा हुआ है, यानी समंदर से घिरा हुआ। आप खुद जानिए कि भारत के दक्षिण साइड में आपका हिंद महासागर हो जाएगा, पश्चिम में अरब सागर हो जाएगा, पूर्व में बंगाल की खाड़ी हो जाएगा। तो हम लोग तो खुद ये हम लोग का जो स्थलीय भाग है तो खुद सागर से यानी समुद्र से घिरा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं इस बात को हिकेटियस बहुत पहले बता चुके थे, इसलिए उनको फादर ऑफ ज्योग्राफी यानी भूगोल के पिता नामकरण कर दिए गए। समझ गए? तो ये अगर पूछेगा तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। क्लियर? अब देखते हैं अगला टॉपिक की बात करें कि मानव के निवास के रूप में। अब देखो, कहा जा रहा है कि मानव के निवास के रूप में पृथ्वी के वर्णन को भूगोल कहा जाता है। अगर हम मानव का निवास स्थान के रूप में पृथ्वी को देखेंगे, अगर मानव घर के रूप में पृथ्वी का अध्ययन करेंगे, जिस तरह से हम लोगों का घर होता है, तो हम लोगों के घर में जितने मेंबर्स हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो एक परिवार का अध्ययन कहलाएगा। वही चीज है ना, अगर हम लोग या फिर आपके घर में कितने मेंबर हैं, क्या क्या काम करते हैं, उस चीज के बारे में अध्ययन करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके परिवार के बारे में डेटा निकाल रहे हैं। उसी तरह से पृथ्वी को मानव घर के रूप में अध्ययन अगर करेंगे तो इसी को कहते हैं ज्योग्राफी। पृथ्वी को मानव घर के रूप में अध्ययन करना ही भूगोल कहलाता है। समझ गए? तो ये चीज आप लिख सकते हैं कि मानव का निवास स्थान के रूप में कहा जाता है। भूगोल का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी की क्षेत्रीय विभिन्नताओं के कार्य कारण संबंधों का अध्ययन करना, यह गतिशील विज्ञान है। या अब देखिए, भूगोल का उद्देश्य क्या है, ये जो विषय है ये क्यों उद्भव हुआ है ना, ये विषय अब यहां देखा जाए तो ये जो विषय है, भूगोल जो विषय है, ये क्यों उद्भव हुआ, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होनी चाहिए। अब भूगोल विषय इसलिए उद्भव हुआ क्योंकि हम लोगों को क्षेत्रीय विभिन्नताओं के कार्य कारण, क्षेत्रीय विभिन्नता है, कहीं क्षेत्रीय विभिन्नता का मतलब वो कहीं मैदान है, कहीं पठार है, कहीं पहाड़ है, कहीं नदी है, यही है क्षेत्रीय विभिन्नता। तो इस चीज के बारे में किस में अध्ययन किया जाए, इसलिए ज्योग्राफी नाम का, भूगोल नाम का एक विषय का उद्भव हुआ। कहीं नदी है, कहीं पठार है, कहीं कोयला पाया जाता है जमीन के अंदर, कहीं पेट्रोलियम पाया जाता है, कहीं कुछ नहीं पाया जाता है, इसके पीछे क्या कारण है, ये सब चीज के बारे में अध्ययन करना है, ये सब चीज के बारे में स्टडी करना है। तो चलो किस चीज में, किस विषय के अंतर्गत करेंगे, तो इसलिए एक विषय बना दिया गया, एक सब्जेक्ट बना दिया गया। ये सब्जेक्ट का नाम क्या रखा गया, भूगोल यानी ज्योग्राफी रखा गया। यानी कार्य कारण संबंधों का अध्ययन करने के लिए इस भूगोल का क्या किया गया, विषय के रूप में इसको स्थापित किया गया। अब यहां अगर देखा जाए कि भूगोल जो है ये एक गतिशील विज्ञान है। ये भूगोल क्या है प्यारे बच्चों, ये गतिशील विज्ञान है। गतिशील किसको कहते हैं, यानी जो गति कर रहा है। अब यहां देखा जाए मतलब ये दौड़ नहीं रहा है। गतिशील विज्ञान का मतलब ये नहीं होगा कि ये दौड़ रहा है। अब इसका मतलब ये समझा जाएगा कि समय के अनुसार इसमें बदलाव आता है, समय के अनुसार इसमें चेंजिंग यानी बदलाव आता है। इस चीज को आप लोगों को समझना है। तो समय के अनुसार इसमें बदलाव आता है, इसलिए ये गतिशील विज्ञान है। समझ गए? अब दिखेगा जो भी पृथ्वी है, अब मैं आपको क्या कहता हूं कि जैसे कि अब क्या होता है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ रही है पृथ्वी का, है ना, जिसके कारण बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े ग्लेशियर पिघल रहे हैं और वो पिघल करके समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। तो पृथ्वी की परिघटनाओं में बदलाव आ रहा है कि नहीं आ रहा? जब पृथ्वी की परिघटनाओं में, संरचनाओं में बदलाव आएगा तो जाहिर सी बात है ज्योग्राफी यानी भूगोल में जो विषय वस्तु है उसमें भी चेंजिंग आएगा। और उसमें भी कभी कभी एडिट करके लिखा जाएगा, आज ये समुद्र का पानी इतना हो गया, आज ये हो गया, आज वो घटना हो गया। तो कहीं ना कहीं इसमें बदलाव यानी परिवर्तन आते रहता है। तो इसलिए ज्योग्राफी नहीं, भूगोल क्या है, गतिशील विज्ञान है, यानी ये निरंतर चलने वाला विज्ञान है, इसमें निरंतर बदलाव आना ही है, इसलिए इसको गतिशील विज्ञान के रूप में भी हम लोग देखते हैं। और अगर कहा जाए इतिहास क्या है, तो इतिहास स्थैतिक है। इतिहास को आप गतिशील विज्ञान नहीं कहेंगे,
क्योंकि इतिहास जो हो गया, उसमें दोबारा तो रिपीट नहीं होगा ना, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा ना। अरे भाई, बाबर ने क्या किया, अकबर ने, बाबर ने, है ना, इब्राहिम लोदी को हरा करके, दिल्ली सल्तनत को हरा करके मुगल एम्पायर की स्थापना की। ये तो इतिहास है, इसमें आप क्या चेंजिंग कीजिएगा? टाइम मशीन है आपके पास जो पीछे जाकर के उसको, उस घटना को बदल देना है? नहीं, बाबर ने मतलब अब इब्राहिम लोदी को क्यों हराया, इब्राहिम लोदी को जीत जाना चाहिए। आप इतिहास में बदलाव कर सकते पीछे जाकर के, नहीं। तो बदलाव किस में आ रहा है? बदलाव ज्योग्राफी नहीं, भूगोल में आ रहा है। इसलिए ज्योग्राफी नहीं, भूगोल गतिशील है। लेकिन अगर देखा जाए इतिहास, वो गतिशील नहीं होगा, वो स्थैतिक विज्ञान होगा। इसलिए आप इसको कहेंगे गतिशील विज्ञान कहेंगे। तो उम्मीद है कि यह चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, एक डिफिनेशन दिया जाता है हर्टशॉर्न के अनुसार। हर्टशॉर्न के अनुसार ये है हर्टशॉर्न। ये भी बहुत बड़े ज्योग्राफर यानी भूगोलवेत्ता रह चुके हैं, बहुत बड़े जियोग्राफर यानी भूगोलवेत्ता रह चुके हैं। तो इसके बारे में हम लोगों को देखना है कि समय के अनुसार, ये कहते हैं कि समय के अनुसार विवरण इतिहास है। हाँ, समय था, समय के अनुसार अगर किसी भी जगह का विवरण अगर प्रस्तुत किया जाए, समय के अनुसार किसी भी स्थान का विवरण अगर प्रस्तुत किया जाए, तो उसी को कहते हैं इतिहास। आप देखिएगा, भारत में 5 साल पहले, 500 साल पहले, 100 साल पहले, 1000 साल पहले क्या हुआ, उसका वर्णन अगर आपको देंगे, तो वो वर्णन क्या कहलाएगा? इतिहास कहलाएगा। आज से कई साल पहले मुगल एम्पायर आए, कई साल पहले विजयनगर साम्राज्य स्थापित किए गए, कई साल पहले जो है अशोक वंश आए, है ना, मौर्य वंश आए, यानी मौर्य वंश से वही संबंधित थे। कई साल पहले कुषाण शासक आए। अरे भाई, ये तो समय का ही ना खेल है। जब आपको हम ये सवाल करेंगे कि भारत का विवरण करो, किसके अनुसार, यानी पिछला वाला समय के अनुसार, समय के अनुसार पीछे पीछे, यानी आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले, या फिर 5000 साल पहले, 100 साल पहले, 1500 साल पहले, 2000 साल पहले क्या हुआ था, उसके बारे में डिफाइन करो, एक्सप्लेनेशन करो। तो उस चीज का एक्सप्लेनेशन क्या कहलाएगा? वो इतिहास कहलाएगा। तो समय के अनुसार जब कोई भी चीज का विवरण आप प्रस्तुत करते हैं, तो वो इतिहास के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत, इतिहास यानी हिस्ट्री के अंतर्गत आता है। और वही स्थान के अनुसार अगर विवरण प्रस्तुत करेंगे, तो वो भूगोल के अंतर्गत आएगा। जी हां, बिल्कुल। यानी समय के अनुसार इतिहास, और स्थान के अनुसार अगर हम कहेंगे कि भारत का पिछला 100 साल का विवरण प्रस्तुत करो, तो आप कहां जाओगे? भूगोल में देखने जाओगे कि पिछला 100 साल में क्या हुआ था। न इतिहास के पन्ने पलटेंगे आप, यानी इतिहास में देखने जाएंगे आज से पिछला 100 साल पहले क्या हुआ था, इतिहास में देखेंगे। जी, अगर यही कहेंगे कि भारत का जो है स्थान का विवरण करो, भारत के स्थान का विवरण करो, तो आप क्या बताओगे? भारत का क्षेत्रफल इतना है, भारत में इतना नदियां हैं, भारत में इतने राज्य हैं, भारत में इतने पहाड़ हैं, इतने पठार हैं। तो इस चीज के बारे में बताएंगे। तो आप स्थान का मतलब हो जाएगा, स्थान के बारे में वर्णन कर रहे हैं, तो वो ज्योग्राफी कहलाएगा। और वो क्या कहलाएगा? ज्योग्राफी कहलाएगा। क्योंकि स्थान के अनुसार जब आप विवरण देंगे, तो आप क्या बताएंगे? वहां स्थान की गुणवत्ता बताएंगे ना, कि भाई भारत में इतने राज्य हैं, इतने नदी है, इतने पहाड़ है, इतने पठार है, इतनी मैदानी क्षेत्र है, इतना नदी है, ये वो दिस दैट, ये सब ना बताएंगे। तो ये आपका भूगोल कहलाएगा। तो ये बहुत बड़ा डेफिनेशन है, इसको अगर याद रखिएगा ना एकदम, इसको खत्म, ये लाइन को समझाने में कितना समय लग गया हमको, है ना। इस लाइन को जो बच्चा समझ लेगा, तो डेफिनेशन लिख सकता है आराम तरीके से ज्योग्राफी और इतिहास का। तो हर्टशॉर्न का ये जो है ना, ये डेफिनेशन बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं आपको यहां अच्छी तरह से मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब देखते हैं प्यारे बच्चों, अब हम लोग चलते हैं मेन टॉपिक की ओर, भूगोल के अध्ययन आधारभूत स्तंभ। अब यहां देखा, ये देखो, ये पृथ्वी देखो भाई, ये जो है ना, ये पिक्चर से आप क्या समझ रहे हो, ये फोटो से आप क्या समझ रहे हो, इस चीज के बारे में हम लोगों को बताओ। ये फोटो को आप देख रहे हैं, जब आप इस फोटो को देख रहे हैं, तो इससे आपको क्या सीख मिल रही है? बताओ बच्चों, क्या सीख मिल रही है? उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छा से समझे होंगे। अब यहां देखो, ये जो है ना, ये मानव है, ये है मानव। ये क्या है? मानव है। और इसके चारों ओर प्रकृति है, इसके चारों ओर प्रकृति है। मानव इसमें क्या है? मानव इसके बिना अधूरा है। अब ये देखो, इधर हरा भरा है, इधर पूरा सुखार है। तो ये पिक्चर से, ये फोटो से आप क्या समझ रहे हैं जी? तो यही है आपका भूगोल। यानी भूगोल के आधारभूत स्तंभ यही है, दो गो स्तंभ है, एक प्रकृति है, एक मानव है ना। एक प्रकृति और एक मानव। यानी भूगोल का अगर आप अध्ययन करेंगे, तो आपको दो ही टॉपिक पर चर्चा करनी होगी, एक होगा प्रकृति और एक हो जाएगा मानव। एक प्रकृति
और क्या हो जाएगा, एक एक हो जाएगा आपका मानव हो जाएगा। अब यहां देखो, आपको अच्छा तरह से हम समझा रहे हैं कि भूगोल के आधारभूत स्तंभ है, भूगोल के दो आधारभूत स्तंभ है, एक है प्रकृति यानी जो भौतिक वातावरण है, और दूसरा है मानव। ये है प्रकृति, ये पेड़ पौधे पठार ये पहाड़ वगैरह है, ये नदी नाला, ये भौतिक वातावरण है, और एक है मानव। तो अगर आपको पूछेगा कि बताओ भूगोल के आधारभूत स्तंभ कितने हैं, दो, एक है मानव एक है प्रकृति, ठीक है। तो ये भूगोल के आधारभूत स्तंभ है। अब यहां देखा जाए फिर भूगोल के बारे में हम लोग देखेंगे। भूगोल क्या है? भूगोल सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जो भूधरातल का अध्ययन कराता है। भूधरातल के अंतर्गत तीन मुख्य दृश्य, भौतिक दृश्य, पर्वत हो जाएगा, पठार पहाड़ ये सब आ जाएगा। उसके बाद सांस्कृतिक भूदृश्य से जैसे आवास, व्यापार, पशुपालन तथा मानव, ये सब चीज के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं भूगोल में। खैर ये डेफिनेशन थोड़ा सा लिखा गया था, आपको बताया गया था। अब चलते हैं, ये है आपका भौतिक पर्यावरण। भूगोल का दो मुख्य घटक है, एक है आपका भौतिक घटक जिसको कहते हैं हम लोग भौतिक पर्यावरण, यानी एक प्रकृति को हम लोग भौतिक पर्यावरण भी कहेंगे, और एक है मानव। तो ये आपका भूगोल का बहुत बड़ा क्षेत्र है। ये भूगोल का जो है भौतिक पर्यावरण है। ये क्या है? भूगोल का भौतिक पर्यावरण है, और एक है मानव, है ना, एक है मानव। यही दोनों चीज है आपका भूगोल का मुख्य विषय वस्तु। यही दोनों चीज क्या है? भूगोल का मुख्य विषय वस्तु। इस तरह से आप समझ सकते हैं, ये मैदान है, यह पहाड़ है, पर्वत है, झील है ना, ये क्या है? प्रायद्वीप है, ये घास का मैदान है, ये द्वीप वगैरह है, जलसंधि है, पहाड़ पठार है ना, घाटी पर्वत श्रृंखला, ये सारे क्या है? ये आपका है मतलब भौतिक पर्यावरण। इसी को कहते हैं प्रकृति। प्रकृति को ही हम लोग भौतिक पर्यावरण कहेंगे। तो ये आपका भौतिक पर्यावरण है, समझ गए। अब यहां देखेंगे भूगोल का अध्ययन। अब भूगोल का अध्ययन, भूगोल का अध्ययन करने में, भूगोल का अध्ययन करने की दो विधि है प्यारे बच्चों। सबसे पहले भूगोलवेत्ता के अंतर्गत द्वैतवाद आया था, द्वैतवाद। आगे हम समझाएंगे सारा चीज, अभी तो मुख्य विषय वस्तु हम चल रहे हैं, डेफिनेशन वगैरह अभी तो मेन टॉपिक आया नहीं है। मेन टॉपिक विषय वस्तु में ही हम बता दिया आपको कि वो लास्ट में है। मेन टॉपिक 5 गो जो है, संभववाद, निश्चयवाद, नव निश्चयवाद, उसके बाद मानव का प्राकृतिकरण, प्रकृति का मानवीकरण, तो वो लास्ट में है, वो आपको अब समझाएंगे अच्छा तरीके से। अब यहां देखो, भूगोल का अध्ययन दो विधि से किया जाता है। भूगोल का अध्ययन जो है करने की दो विधि है। पहला है क्रमबद्ध उपागम, जिसको विषय वस्तुगत विधि कहेंगे, क्रमबद्ध उपागम या विषय वस्तुगत उपागम कहेंगे। यह उपागम हम्बोल्ट के द्वारा दिया गया था। अब भूगोल का अध्ययन करने का, भूगोल को जो हम लोग पढ़ते हैं या फिर भूगोल वेत्ता भूगोल का जो स्टडी करता है, भूगोल क्षेत्र का जो वर्णन करता है, जो पढ़ाई नॉलेज लेता है, जो ज्ञान की प्राप्ति करता है, दो मेथड से, दो तरीका से। पहला है क्रमबद्ध उपागम, इसी को विषय वस्तुगत उपागम कहते हैं। और ये दिया था किसने? ये विधि किसने दिया था? ये हम्बोल्ट के द्वारा दिया गया था। और ये देखिए हैंडसम, है ना, ये देखिए हम्बोल्ट साहब को, ये है हम्बोल्ट साहब, समझ रहे हो, ये हैं आपके हम्बोल्ट साहब, समझ गए। तो इन्होंने ही क्या दिया था? विषय वस्तुगत उपागम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसको हम लोग आराम से कह सकते हैं क्रमबद्ध उपागम। तो हम्बोल्ट ने दिया। अब इस विधि में, इस विधि के अंतर्गत, इस मेथड के अंतर्गत ज्योग्राफी भूगोल का अध्ययन हम लोग किस तरह से करते हैं, उस चीज को आप लोगों को समझना है। ध्यान से देखो, ये इस उपागम में संपूर्ण पृथ्वी को एक इकाई मानकर उसके अंतर्गत एक एक भौगोलिक तत्व जैसे जलवायु, मिट्टी, है ना, वनस्पति, कृषि आदि का पूर्ण रूप से अध्ययन किया जाता है। इस विधि को प्रकरण विधि भी कहते हैं। हाँ, अब यहां देखो, ये जो है एक विधि जो ये दिया था हम्बोल्ट साहब, ये हम्बोल्ट साहब जो दिए थे, ये कह रहे हैं कि जो पृथ्वी है, वो जो पृथ्वी है, ये संपूर्ण एक इकाई है। ये क्या है? ये एक इकाई है। ये है क्या? पृथ्वी, ये एक इकाई है ना, ये एक इकाई है। और इसी के अंतर्गत, यानी पृथ्वी को एक इकाई के रूप में देखना है, और इसी के अंतर्गत एक भौगोलिक तत्व जलवायु हो जाएगा, है ना, पहाड़ हो जाएगा, उसके बाद जो है मिट्टी हो जाएगा, है ना, जल, उसके बाद सागर हो जाएगा। ये सब क्या है? अलग अलग इकाई है। पेड़ पौधे हो जाएंगे, पेड़ पौधे हो जाएंगे, ये सब क्या है? अलग अलग इकाई है, पेड़ पौधे हो जाएंगे। पृथ्वी का आंतरिक संरचना हो जाएगा, है ना, आंतरिक संरचना हो जाएगा। तो ये सब क्या है? पृथ्वी के अलग अलग इकाई है। मान चलिए, आप जिस तरह से मान चलिए, ये बुक है, आपका ये बुक है, तो ये बुक ऐसा नहीं है कि ये पूरा एक बुक है, ये तो पूरा एक बुक है, लेकिन ये बुक ऐसा थोड़ा नहीं कि पूरा एकदम शुरू से स्टार्ट करो और लास्ट तक खत्म कर दो। इस बुक के अंदर अलग अलग डिवीजन करके चैप्टर दिए गए हैं, है ना। ये मान चलो जिस तरह से ये पूरा पृथ्वी है, उसी तरह से पूरा बुक है। अब आप फिर ये बुक का जब अध्ययन करेंगे, तो ऐसा थोड़ा ना कि चैप्टर यहां से स्टार्ट किए, शुरू से स्टार्ट किए और लास्ट तक चले गए, नहीं, एक एक चैप्टर करके आप पढ़ेंगे, है ना। आप जैसे कि ये पूरा पृथ्वी है, हम्बोल्ट साहब कहते हैं कि ये पूरा पृथ्वी है,
तो इसके अंतर्गत एक एक फैक्टर, एक एक तत्व का हम लोग एक एक करके बारी बारी करके अध्ययन करते हैं। इसी को कहते हैं क्रमबद्ध उपागम। क्रमबद्ध का मतलब होता है सीरियली, क्रमबद्ध का मतलब क्या होता है सीरियली, यानी एक के बाद एक। क्रमबद्ध उपागम या विषय वस्तुगत उपागम कहते हैं, क्रमबद्ध उपागम या विषय वस्तुगत उपागम कहते हैं। अब यहां आइएगा तो मिट्टी, जलवायु, उसके बाद सागर, सभी का खिचड़ी बना करके एक ही बार में अध्ययन नहीं कीजिएगा ना। जिस तरह से आपके बुक है तो सबका बुक के अंदर जितना भी है ऐसा तो थोड़ा है कि यहां से स्टार्ट किया और लास्ट तक के, नहीं, एक एक चैप्टर करके कंप्लीट करते जाइएगा। एक एक चैप्टर कंप्लीट हो गया फिर दूसरा चैप्टर पढ़िएगा, दूसरा कंप्लीट हो गया फिर तीसरा चैप्टर पढ़िएगा। उसी तरह से भूगोल को एक इकाई मानकर एक एक विषय वस्तु का यानी एक एक टॉपिक का अध्ययन करेंगे। जिस तरह से इसको पूरा किताब मानकर एक एक करके चैप्टर का अध्ययन करते हैं, उसी तरह से पूरा भूगोल को एक इकाई मानकर एक एक टॉपिक का अध्ययन करते क्रमबद्ध तरीके से। क्रमबद्ध का मतलब होता है सीरियली, इसलिए इस उपागम का, इस विधि का नाम ही रखा गया क्रमबद्ध उपागम, यानी जिसको विषय वस्तुगत उपागम, विषय वस्तुगत उपागम इसलिए कहा गया क्योंकि एक एक विषय का, जैसे कि जलवायु एक विषय है पृथ्वी के अंदर, है ना, उसके साथ मिट्टी भी एक विषय है, तो ये सब एक एक विषय वस्तु का, एक एक विषय वस्तु का हम लोग अध्ययन करते हैं, इसलिए इसको विषय वस्तुगत उपागम भी कहते हैं। और इसको प्रकरण विधि भी कहते हैं। प्रकरण विधि इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें यानी अलग अलग टॉपिक को डिवाइड करके हम लोग अच्छी तरीके से अध्ययन करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, अगर हम लोग भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं, ये पहला तरीका हो जाएगा भूगोल का अध्ययन करने का, रीडिंग करने का, ये पहला तरीका हो जाएगा। उम्मीद है ये पहला तरीका से आप अध्ययन करते हैं ज्योग्राफी नहीं भूगोल का। तो ये विधि किसने दिया था? हम्बोल्ट साहब ने दिया था। देख लो ये हम्बोल्ट साहब कितने हैंडसम लग रहे हैं। ये हम्बोल्ट साहब जो हैं कितने हैंडसम लग रहा है ना। आप लोगों को इस तरह से हैंडसम लगते हैं जी, बताइए, है ना। ये लोग काफी दिमागदार हुए, है ना। ये लोग दे करके गए हैं। अब देखो ये लोग जो आए दुनिया में अच्छा काम करके गए हैं, तभी उन लोगों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इस तरह से हम लोगों को भी अच्छा काम करना है ताकि आने वाला पीढ़ी हम लोगों के बारे में पढ़े, है ना। ये चीज ख्वाहिश आता है कि नहीं मन में, कभी आता होगा, समझ गए। ये पहला विधि हो जाएगा। अब दूसरा विधि की बात करें प्यारे बच्चों, तो प्रादेशिक विधि है दूसरा विधि। अब पहला विधि आपका उपागम, क्रमबद्ध उपागम, जिसको विषय वस्तुगत उपागम कहते हैं। अब दूसरा हो जाएगा प्रादेशिक उपागम। इसमें कहते हैं हम लोग रीजनल अप्रोच। आपने पूरा पृथ्वी को एक इकाई मानकर अलग अलग सीरियसली क्रमबद्ध तरीके से अलग अलग टॉपिक का, जैसे जलवायु, मिट्टी, सागर, इस तरह से अध्ययन किए, तो वो आपका क्रमबद्ध उपागम हम्बोल्ट के द्वारा दिया गया। अब ये प्रादेशिक उपागम, ये दूसरा विधि है भूगोल का अध्ययन करने का। भूगोल क्या है? भूगोल मतलब पृथ्वी की आंतरिक और बाह्य संरचना के बारे में अध्ययन जिस शाखा में करते हैं उसी को कहते हैं भूगोल, समझ गए। अब इस विधि में क्या होगा, फिर इस विधि का प्रतिपादन या फिर इस उपागम का प्रतिपादन कार्ल रिटर ने किया था। कार्ल रिटर। अब ये देखो कार्ल रिटर साहब यहाँ होंगे, ये देखो कार्ल रिटर साहब, ये भी देख रहे हैं, है ना, कितना एकदम हैंडसम दिख रहे हैं ये, है ना, कितने हैंडसम लोग हैं। कार्ल रिटर साहब को आप देखें, है ना, ये इन्होंने दिया था आपका, ये कार्ल रिटर साहब है, इन्होंने दिया था आपका कौन सा विधि, कौन सा उपागम, यानी प्रादेशिक उपागम दिया था। अब ये कार्ल रिटर साहब कहते हैं, ये नाराज हो गए किनसे, यानी हम्बोल्ट साहब से नाराज हो गए। ये कार्ल रिटर साहब कहते हैं हम्बोल्ट साहब का उनका प्रादेशिक यानी जो विषय वस्तुगत उपागम है यानी क्रमबद्ध उपागम, उसको देखिए कार्ल रिटर साहब कहते हैं ना, ऐसा नहीं है, ऐसा तो भूगोल का अध्ययन करना आसान नहीं है ना, ये बहुत टफ हो जाएगा। एक एक टॉपिक का अध्ययन करेंगे वो बेहान हो जाएगा, है ना। 2 साल लग जाएगा पृथ्वी का अध्ययन करने में, एक एक टॉपिक का विषय वस्तु का अध्ययन करेंगे तो 2 साल लग जाएगा। तो इस तरह से कार्ल रिटर साहब ने दिमाग लगाया कि चलो भाई विषय वस्तु भूगोल का अध्ययन करने के लिए एक और नियम लेके आते हैं, एक और विधि लेके आते हैं। जो लेकर के क्या आया, ये लेकर के ये प्रादेशिक विधि, प्रादेशिक उपागम। अब इसके अंतर्गत ये कहते हैं, इसके अंतर्गत इस उपागम का प्रतिपादन कार्ल रिटर ने किया। इस उपागम में संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन या संपूर्ण पृथ्वी का या अध्ययन क्षेत्रों को छोटे छोटे समरूप क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। अब यहां देखो समरूप क्षेत्रों में बांट जाता है, जिसे क्या कहते हैं, पृथ्वी कहते हैं, जिसे पृथ्वी क्या कहते हैं, प्रदेश कहते हैं। यह प्रदेश को अध्यक्ष क्षेत्र मानकर इसके अंतर्गत आने वाले सभी भौगोलिक तत्वों का पूर्ण रूप से अध्ययन किया जाता है। अब समझे, सिंपल सी चीज है, अंतर आप पूछोगे हमको तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आया, उम्मीद है आप लोगों को भी समझ में आता होगा। अब ये कहते हैं कार्ल रिटर साहब कहते हैं, मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से देखोगे, ये क्या कहते हैं, ये जो है ये आपका क्या है, ये जैसे कि यह पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, मैं आपको अच्छी तरह से समझा रहा हूं। इस तरह से मैं आपको पूरा 100% अपने वागम जितने भी ये मेरा मानसिक शक्ति हो सकता है मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं। उम्मीद है इसको जब समझ लेंगे तो दोबारा आपको कहीं समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहां देखो कि ये जो है प्यारे बच्चों, ये आपका जो है
पहला, मैं बीच में कुछ चीज का अनाउंसमेंट भी करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देख के जाइएगा, पूरा एकदम देखेंगे आप लोग उसको। पहले हम समझाने पढ़ाने का भी पूरा है, तो पहले पढ़ाने तो फिर उसके बाद हम सारा चीज बताएंगे। ये है पृथ्वी। पृथ्वी के अंतर्गत जलवायु होगा, है ना, पृथ्वी के अंतर्गत जलवायु होगा, है ना, पृथ्वी के अंतर्गत सागर है भाई, है ना, पृथ्वी के अंतर्गत पेड़ पौधे हैं, है ना, पेड़ पौधे हैं, पृथ्वी के अंतर्गत क्या है, पेड़ पौधे हैं। तो अगर यहां पृथ्वी के एक एक टॉपिक का अध्ययन करते हैं, एक एक विषय वस्तु का अध्ययन करते हैं, तो इसी को कहते हैं हम लोग क्रमबद्ध है, जिसको विषय वस्तुगत उपागम कहते हैं, जिसको प्रकरण विधि भी कहते हैं। और ये विधि हमबोल्ट ने दिया था। आपको यहां पहले डिफरेंस से समझ लो। अब ये कहते हैं कार्ल लिटर साहब, कार्ल लिटर साहब कहते हैं कि नहीं रे बाबा, ना ना, इतना समय नहीं है हमारे पास, उतना समय नहीं है कि हम लोग एक एक टॉपिक का अध्ययन करेंगे। चलो भाई, कार्ल लिटर साहब कहते हैं कि चलो पृथ्वी जो है, पृथ्वी को इस तरह से मान लो। पृथ्वी को जब इस तरह से मान लोगे तो यहां क्या होगा कि ये आपका एक पृथ्वी जो है, इसको अलग अलग इकाई में बांट दो। ये पृथ्वी, पूरा पृथ्वी है, इसको एक खंड में, दूसरा खंड में, तीसरा खंड में। ये गोल नहीं हुआ पूरा, क्योंकि ये जगह थोड़ा स्पेस कम है। तो ये है पृथ्वी। ऐसा तो पृथ्वी नहीं होता है, लेकिन बना ही देते हैं। सर कहिएगा देखो सर का पृथ्वी कैसे बन रहा है। ठीक है, अब मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, उम्मीद है आप लोगों को थोड़ा समझ में आ गया होगा। अब यहां चीज है, ये चीज समझ लो, ये आपका मॉडल है ना, ग्लोब है यहां, तो ध्यान से समझ लो। ये जो है, ये आपका क्या समझते हैं, ये पृथ्वी है। तो पृथ्वी को क्या किया आपने, इसको एक अलग खंड में बांट दिए, यहां से अलग खंड में बांट दिए, यानी इसको अलग अलग भाग में बांट दिए। यानी ये जो गोल है, ये पृथ्वी है, इसको एक अलग भाग बना दी, इसको भी अलग भाग बना दिए, इसको भी अलग बना दी, इसको भी। यानी पृथ्वी को टोटल जो है 1 2 3 4 5 भाग में बांट दिए। पूरा पृथ्वी को 5 भाग में बांट दिए। अब 5 भाग के अलावा 50 भाग में बांट सकता है अध्ययन करने वाला। 5 भाग में बांट दिए। अब इस भाग के अंतर्गत जितने भी फैक्टर हैं, जलवायु सागर, जलवायु सागर जितने भी विषय वस्तु आता है, जितने भी भूगोल के फैक्टर आते हैं, वस्तु आते हैं, विषय वस्तु टॉपिक आते हैं, इसके अंदर भाग 1 के अंदर पूरा का अध्ययन एक ही बार में करेंगे। पहले क्या था, इसमें क्या था कि विषय वस्तु जो है पूरा ज्योग्राफी, यानी पूरा भूगोल, यानी पूरा पृथ्वी के अंतर्गत एक टॉपिक का, एक विषय वस्तु का अध्ययन। जलवायु का अगर करेंगे तो पूरा पृथ्वी का करेंगे। लेकिन इसमें क्या होगा कि जमीन को, यानी पूरा पृथ्वी को बांट दिया अलग अलग भाग में, और एक भाग में जितना टॉपिक आ गया जलवायु, अब इसमें जलवायु भी आएगा, पेड़ पौधे, है ना, जलवायु सागर, नदी वगैरह सारा चीज आएगा। तो ये भाग 1 का पूरा टॉपिक का एक ही बार में अध्ययन कर लेंगे। फिर ये दूसरा भाग में आएंगे तो दूसरा भाग का जलवायु सागर महासागर सारा चीज का अध्ययन एक ही बार में कर लेंगे। फिर तीसरा भाग का इसी तरह से। तो पृथ्वी को खंड करके, यानी पृथ्वी को अलग अलग खंड में बांट करके उसके विषय वस्तु का अध्ययन करना, वो है हम लोगों का प्रादेशिक उपागम। यानी पृथ्वी को अलग अलग प्रदेश में बांट करके, अलग अलग खंड में बांट करके उसके भौगोलिक विषय वस्तु का अध्ययन करना ही आपका क्या कहलाएगा, प्रादेशिक उपागम कहलाएगा। ये कार्ल लिटर ने दिया था। अब कार्ल लिटर साहब कहते हैं कि भूगोल के जो विषय वस्तु है, जलवायु सागर महासागर, ये अलग अलग करके क्यों करेंगे, हम पूरा पृथ्वी को एक भाग में बांट देते हैं, कुछ भाग में डिवाइड कर देते हैं, और एक भाग का पूरा विषय वस्तु का, उसके अंतर्गत जो भी विषय वस्तु, जलवायु सागर पेड़ पौधे जितना भी है, एक भाग का पूरा अध्ययन खत्म कर देते हैं। फिर दूसरा भाग का पूरा विषय वस्तु, जो भी जलवायु के फैक्टर हैं, जो भी भूगोल के विषय वस्तु, उसका अध्ययन करेंगे। फिर इसी तरह से पूरा पृथ्वी को एक एक प्रदेश में बांट करके, पृथ्वी का खंड करके, प्रदेश में बांट करके अध्ययन करेंगे। ये हो जाएगा आपका प्रादेशिक उपागम। तो समझ गए। तो कार्ल लिटर के द्वारा और हमबोल्ट के द्वारा जो विषय वस्तु बताया गया, भूगोल का अध्ययन की 2 विधि जो बताई गई, क्रमबद्ध या विषय वस्तुगत उपागम और दूसरा प्रादेशिक उपागम, उम्मीद है ये अच्छा तरह से आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग, अब हम लोग देखते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहां आगे की ओर देखेंगे, यहां आपको जो है ये अंतर बताया गया है, और इससे अंतर क्या बताया जाएगा, देखो यहां अंतर बताया गया, थोड़ा देख लो। ये पेज हमको मिला है बहुत बेस्ट तरीके से। यानी क्रमबद्ध उपागम में भौगोलिक तत्वों को आधार मानकर भूगोल का अध्ययन किया जाता है, और प्रादेशिक उपागम में प्रदेश या क्षेत्र को आधार मानकर, अलग अलग प्रदेश में, अलग अलग क्षेत्र में आधार मानकर उसका अध्ययन किया जाता है। क्रमबद्ध उपागम का दृष्टिकोण भौगोलिक तत्व है, प्रादेशिक उपागम का दृष्टिकोण क्षेत्र विशेष है, मतलब अलग अलग क्षेत्र में बांट करके, प्रदेश में बांट करके इसका अध्ययन किया जाता है, अलग अलग क्षेत्र में बांट करके इसका अध्ययन किया जाता है। वर्गीकृत उपागम जहां अंत होता है वही प्रादेशिक उपागम प्रारंभ होता है, और प्रादेशिक उपागम का अंत वर्गीकृत उपागम का प्रारंभ होना, है ना। क्रमबद्ध उपागम को प्रकरण विधि भी कहते हैं, प्रादेशिक उपागम को क्षेत्रीय उपागम भी कहते हैं। एक नया नाम आ गया, प्रादेशिक उपागम को क्षेत्रीय उपागम, क्योंकि पृथ्वी को अलग अलग क्षेत्र में बांट करके उसका अध्ययन करते हैं। तो ये सब चीज, ये थोड़ा सा आपका डिफरेंस रहा। ये पीडीएफ नोट्स आपको दिया जाएगा ऐप में इसको थोड़ा सा देख लेना, अंतर को समझ लेना, समझ गए। अब चलते हैं प्यारे बच्चों, अगला हम लोगों का टॉपिक आएगा भूगोल में द्वैतवाद, है ना। भूगोल में द्वैतवाद क्या होता है, ये चीज को समझो। यानी 1859 में हमबोल्ट और कार्ल लिटर दोनों मर गए। जा, इन्होंने बताया, हमबोल्ट बताया,
दोनों दो आदमी बताए, दोनों अलग अलग विधि बताए, लेकिन दोनों का मृत्यु हो गया। अब 1859 में जो दोनों का मृत्यु हो गया, अब भूगोल में द्वैतवाद आ गया। द्वैतवाद मतलब नया नया जो भूगोलवेद था, नया नया जो ज्योग्राफर आए, है ना, जो नया नया ज्योग्राफर यानी नया नया भूगोलवेत्ता जो है, उन लोगों ने कहा कि भूगोल का अध्ययन अब किस तरह से किया जाए, है ना। अब यहां देखोगे कि 1859 में हम्बोल्ट और रिटर की मृत्यु के बाद भूगोलवेत्ताओं में वैचारिक स्तर पर दो वर्ग उत्पन्न हुए। भूगोलवेत्ता के एक वर्ग का कहना था कि भूगोल को भौतिक तत्वों के अध्ययन तक सीमित कर भूगोल को भौतिक भूगोल के रूप में स्थापित किया जाए, यानी यहां देखो द्वैतवाद। अब मैंने आपको कहा कि भूगोल को मुख्यतः किसका विषय वस्तु माना जाए। ये जो भूगोल है, भूगोल में दो चीज आता है ना जी, एक है प्राकृतिक पर्यावरण, एक है मानव। तो ये प्राकृतिक पर्यावरण कहीं ना कहीं मानव के बिना अधूरा है, क्योंकि इसमें बदलाव कौन लेके आता है, मानव लेके आता है। और मानव जो है, मानव भी जो है प्राकृतिक पर्यावरण के बिना अधूरा है। तो भूगोल का मेन टॉपिक दो गो, भूगोल का दो गो मुख्य भी हीरो। मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपके घर में जो है मेन कौन है, आपके माँ और बाप, है ना, उन दोनों का कहना है। उसी तरह से ज्योग्राफी में मेन है आपका दो टॉपिक, एक आपका मानव, दूसरा क्या है, भौतिक पर्यावरण यानी प्राकृतिक पर्यावरण। अब बहुत सारे भूगोलवेत्ता आए कि नहीं, भूगोल के अंदर ज्यादा प्राकृतिक पर्यावरण है, इसलिए भूगोल को प्राकृतिक विषय वस्तु के रूप में, एक विषय के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए, यानी भौतिक भूगोल के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें भौतिक पर्यावरण है। उन्होंने कहा कि भूगोल में सिर्फ प्राकृतिक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करते, पहाड़ पठार नदी वगैरह का अध्ययन करते, इसलिए भूगोल को भौतिक भूगोल बना दो। ज्योग्राफर ने कहा, बहुत सारे ज्योग्राफर ने कहा भौतिक भूगोल बना दो। अरे मतलब हम्बोल्ट और रिटर जो आए तो वो विधि ने बताए थे जी, वो अध्ययन करने की विधि बताए थे, ये नहीं बताए थे कि भूगोल जो है किसका मुख्य टॉपिक होगा भूगोल में, कि भूगोल में ज्यादातर दबदबा किसका रहेगा, मानव का रहेगा या फिर एक तरह से प्राकृतिक पर्यावरण का रहेगा। तो बहुत सारे भूगोलवेत्ता कहते हैं नहीं नहीं, भूगोल के अंदर मुख्यतः जो है हम लोग प्राकृतिक पर्यावरण का अध्ययन करते हैं, इसलिए भूगोल को भौतिक भूगोल बना दो, यानी ये प्राकृतिक पर्यावरण भौतिक पर्यावरण कहलाता है, इसलिए भूगोल को भौतिक भूगोल के रूप में स्थापित कर दो। तो फिर और भी बहुत सारे भूगोलवेत्ता है, उन लोगों ने कहा कि भाई भूगोल को अगर भौतिक भूगोल बनाते हो तो भूगोल में जो बदलाव लाता है वो कौन लेके आता है, मानव लेके आता है। तो मतलब भूगोल का ये भौतिक पर्यावरण मानव के बिना अधूरा है। तो आप अगर मानव को अलग थलग कर देते हैं तो भूगोल तो फिर अधूरा है। मानव को अगर अलग थलग के रूप में देखते हैं तो भूगोल तो फिर अधूरा है। भूगोल का विषय वस्तु यानी उसके क्षेत्र जो अधूरा है, इसलिए आप मानव को भी अगर अलग नहीं कर सकते हैं। तो यहां आ गया द्वैतवाद, मतलब दो रास्ता आ गया। अब बताओ ज्योग्राफी को, भूगोल को किसका मुख्य विषय वस्तु वाला विषय माना जाए, मानव का विषय वस्तु वाला या फिर प्राकृतिक विषय वस्तु वाला विषय माना जाए। बहुत सारे ज्योग्राफर खूब झगड़ा करने लगे आपस में, है ना, दोनों में मतभेद हो गया। इसी को कहते, ऐसी स्थिति को कहते द्वैतवाद, है ना। तब एक रिजल्ट निकल के आ गया, नहीं नहीं नहीं, मानव और प्रकृति दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा है। मानव अगर कहेगा कि हम प्राकृतिक पर्यावरण के बिना रहेंगे तो वो एक, ये प्राकृतिक पर्यावरण को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन प्राकृतिक पर्यावरण से ही मिलता है, इसलिए मानव जो है प्राकृतिक पर्यावरण के बिना अधूरा है। और प्राकृतिक पर्यावरण में जो बदलाव लेकर के आते हैं वो मानव लेकर के आते हैं, इसलिए पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण भी मानव के बिना कहीं ना कहीं अधूरा है। इसलिए मानव और प्राकृतिक पर्यावरण दोनों अविभाज्य तत्व है, इसको आप अलग अलग विषय के रूप में नहीं देख सकते हैं। इसलिए भूगोल का दो ब्रांच बन गया। और बहुत सारे भूगोलवेत्ता कह रहे थे कि नहीं ये मानव भूगोल बनेगा, कोई कह रहे थे ये भौतिक भूगोल बनेगा, कोई मानव भूगोल, कोई भौतिक भूगोल। तब रिजल्ट ये निकला कि नहीं, भूगोल का दो मेन ब्रांच बनेगा, एक होगा भौतिक भूगोल जिसमें प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में अध्ययन करेंगे, और एक होगा मानव भूगोल जिसमें मानव की उत्पत्ति से लेकर के वर्तमान तक मानव का पर्यावरण के साथ क्या संबंध रहा है उसका अध्ययन करेंगे मानव भूगोल में। तो ये है ऐसी स्थिति जो क्रिएट हुआ था ना भूगोल में, तो ऐसी ही स्थिति को हम लोग कहेंगे द्वैतवाद। ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे हम लोग, द्वैतवाद कहेंगे। लेकिन ऐसी स्थिति आई कब थी, ये स्थिति आई थी यानी रिटर यानी कार्ल लिटर और हम्बोल्ट का मृत्यु के बाद आए थे। अगर कार्ल लिटर और हम्बोल्ट अगर रहते तो फिर इस विषय वस्तु को, ये जो द्वैतवाद की स्थिति, तो ये भी लोग अच्छा तरह से कुछ ना कुछ थ्योरी निकाल देते, कुछ ना कुछ वो लोग ना करके जाते, कुछ ना कुछ अच्छा थ्योरी निकाल देते। समझ गए। अब यहां देखो भूगोल में द्वैतवाद, उम्मीद है ये अच्छा तरह से समझ में आ गया होगा। अब यहां देखोगे मैं आपको पढ़ के समझा देता हूं कि 1817 हम्बल और रिटर की मृत्यु के बाद भूगोलवेत्ताओं में वैचारिक स्तर पर दो मत हुए। और भूगोलवेत्ता के वर्ग का एक कहना था कि भूगोल को भौतिक तत्वों के अध्ययन तक सीमित कर भूगोल को भौतिक भूगोल बना दो।
दूसरा वर्ग का कहना था कि भूगोल में केवल मानवीय तत्वों को सीमित करके सम्मिलित करके भूगोल को मानव भूगोल बना दो, लेकिन किसी का नहीं चला। भूगोल को दो विषय वस्तु में बांट दिया गया, भूगोल का दो ब्रांच बना दिया गया। जिस तरह से आपके इकोनॉमिक्स में दो ब्रांच है, व्यष्टि और समष्टि, उसी तरह से भूगोल का दो ब्रांच बना दिया। समझ गए? कुछ भूगोलवेत्ता विद्वान का कहना था कि भौगोलिक परिघटनाओं जैसे भूकंप, सुनामी आदि की व्याख्या सैद्धांतिक रूप से किया जाए या ऐतिहासिक संरचनागत उपागम के आधार पर किया जाए। देखो, पहले मैंने आपको बताया कि भूगोल के विषय वस्तु का अध्ययन करने का दो तरीका, वो हम्बोल्ट और रिटर ने दिया था, वो तो हम कंप्लीट कर दिए। फिर दूसरा स्थिति क्या आया कि भूगोल को किसका मुख्य विषय वस्तु वाला विषय समझा जाए, यानी भूगोल को भौतिक भूगोल के रूप में स्थापित किया जाए या फिर मानव भूगोल के रूप में स्थापित किया जाए। तो यहाँ खूब लड़ाई चला, भूगोलवेत्ताओं में खुद एकदम मतभेद चला, खूब एकदम, है ना। तो फाइनली रिजल्ट क्या निकला कि भूगोल को जो है दो ब्रांच में बांटनी चाहिए, एक है मानव भूगोल, एक है भौतिक भूगोल। चले, ये दोनों विवाद सुलझ गया। एक और विवाद आ गया। क्या विवाद आ गया कि जो भूगोल में भौगोलिक परिघटनाएं जो होती है, यानी ये भूगोल में, ये ब्रह्मांड में, ये वातावरण में जो घटनाएं घटित होती है, उसका अध्ययन आप ऐतिहासिक साक्ष्य के आधार पर करेंगे या फिर वैज्ञानिक विधि के आधार पर करेंगे। यहां भी द्वैतवाद आ गया। पहले द्वैतवाद क्या था भूगोल में, यानी दो मत क्या था कि भाई भूगोल को क्या करोगे, भौतिक भूगोल या मानव भूगोल। उससे छुटकारा मिल गया कि चलो भाई भूगोल दो शाखा में बढ़ जाएगा, उससे छुटकारा मिल गया। लेकिन अब एक और नया लफड़ा आ गया कि भूगोल की जो परिघटनाएं हैं उसका अध्ययन आप किस आधार पर करेंगे, सैद्धांतिक आधार पर, यानी सिद्धांत यानी नियम है उसके आधार पर करेंगे या फिर वैज्ञानिक यानी प्रैक्टिकली करेंगे। तो यहां भी द्वैतवाद की स्थिति आ गई। तो यहां कुछ भूगोलवेत्ता का विद्वान का कहना था कि भौगोलिक परिघटना यानी जो भूकंप वगैरह, सुनामी वगैरह आता है, इसका व्याख्या सैद्धांतिक रूप से किया जाए, सिद्धांत यानी नियम के आधार पर किया जाए। हाँ भाई, तूफान इसलिए आता है क्योंकि हवा गर्म हो जाती है ना, सागर महासागर में जो हवा खूब घूमने लगता है उसी के कारण तूफान आता है। हाँ भाई, भूकंप इसलिए आता है क्योंकि पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी की मैग्मा गर्म हो जाती है, वो निकलता है, पृथ्वी डुलने लगती है। ये नॉर्मली ये सिद्धांत है, ये नियम है, इसके आधार पर करेंगे। या फिर इसको सिद्धांतिक या फिर ऐतिहासिक संस्थागत रूप पर करेंगे। इतिहास में ये हुआ था, इतिहास में ऐसा हुआ था इसलिए आज ऐसा हुआ, है ना। इतिहास में किसी ने ऐसा किया था इसलिए आज ऐसा हुआ, इतिहास में किसी ने ऐसा किया था इसलिए ये लोग ऐसा कर रहे हैं। तो ये ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में, तो ये भी द्वैतवाद आ गया। लेकिन भौगोलिक परिघटनाओं का अध्ययन जो है यहां भी दोनों चीज को लेकर चला, यानी भूगोलवेत्ता ने कहा कि अगर भौगोलिक परिघटना जैसे भूकंप या फिर सुनामी का अगर अध्ययन करेंगे तो दोनों चीज का होना जरूरी है। और ऐतिहासिक संस्था यानी ऐतिहासिक जो साक्ष्य हैं, जैसे कि पहले अगर भूकंप आया था तो क्यों आया था, किस नियम के आधार पर आया था, उसके इतिहास के भी, उसके भी आधार पर, और साथ ही साथ सैद्धांतिक आधार पर यानी जो सिद्धांत यानी नियम है उसके भी आधार पर करेंगे। यहां भी मतलब द्वैतवाद में दोनों को सिमट लिया गया, दोनों यानी दोनों नियम को यहां एक तरह से माना गया कि दोनों के आधार पर यहां क्या किया जाएगा, भूगोल के विषय वस्तु का अध्ययन किया जाएगा। समझ गए? फिर अगला है, कुछ भूगोल के विद्वान का कहना है था कि भौगोलिक परिघटनाओं जैसे भूकंप, सुनामी आदि की व्याख्या सैद्धांतिक रूप से किया जाए यह ऐतिहासिक संरचनागत उपागम के रूप में। अंततः क्या हुआ, अंततः मूल्यांकन और परीक्षण करने के बाद यह तथ्य निकला कि प्रकृति तथा मानव के बीच द्वैतवाद किसी भी रूप में स्थापित नहीं है। तो द्वैतवाद यानी प्रकृति और मानव के रूप में या फिर भौगोलिक परिघटनाओं के रूप में, भौगोलिक परिघटनाओं के रूप में जो घटनाएं घटती है उसका अध्ययन आप किसी एक विधि के ऐतिहासिक संस्थागत के रूप में, ऐतिहासिक सिद्धांत के रूप में नहीं कर सकते हैं, न ही आप वैज्ञानिक विधि के रूप में कर सकते हैं। आपको दोनों विधि का प्रयोग यानी दोनों विधि का आपको संस्था यानी दोनों विधि का आपको सहायता लेना पड़ेगा। ऐतिहासिक विधि और वैज्ञानिक विधि दोनों विधि का प्रयोग करके भौगोलिक परिघटना, सुनामी, तूफान वगैरह जो होता है उसकी अध्ययन आप कर सकते हैं, उसका एकदम जांच वगैरह कर सकते हैं कि भाई हुआ ये क्यों। और भूगोल में द्वैतवाद हो ही नहीं सकता है क्योंकि प्रकृति में, मानव प्रकृति में जो है, प्रकृति और मानव क्या है, अविभाजित तत्व है। कहने का मतलब ये हुआ मानव प्रकृति के बिना रह नहीं सकता है। अरे भाई मानव अगर हम कहेंगे कि भाई छोड़ो हमको प्रकृति का जरूरत नहीं है, तब तो फिर प्रकृति से जो अनाज आता है जो हम खाते हैं वो मेरा बंद हो जाएगा। तो वो तो दूर की बात, ऑक्सीजन ही मेरा बंद हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन जो देन है वो किसका है, प्रकृति का देन है। समझ गए? और कहीं ना कहीं वो जो है एक तरह से मानव जो है, मानव कहेगा कि हम मानव तो प्रकृति के बिना अधूरा है। अगर प्रकृति कहेगा कि नहीं हम मानव के बिना अधूरा है, तो प्रकृति में भी बहुत सारी घटनाएं होती है। ये प्रकृति मानव के बिना अधूरा नहीं, बदसूरत लगेगा, है ना। ये प्रकृति को और सुंदर किसने बनाया, मानव ने बनाया, इसलिए प्रकृति भी मानव के बिना अधूरा है। तो समझ गए?
तो ये चीज है, दोनों अविभाज्य, इन्हें समग्रता के रूप में देखा जाता है, यानी एक ही रूप में देखा जाता है। जर्मन भूगोलवेत्ता राज्य या प्रदेश का वर्णन जीवित जीव के रूप में करते हैं, यानी जर्मन भूगोलवेत्ता राज्य या प्रदेश के रूप में किसके करते हैं, जीवित रूप के रूप में करते हैं। इसको आप लोगों को अच्छा तरह से याद रखनी है, उम्मीद है अच्छा तरह इसको आपको याद रखा होगा। अब चलते हैं प्यारे बच्चों, भूगोल की दो शाखाएं हैं, तो मैंने तो इसको बता ही दिया कि भूगोल में दो शाखा आ गया, एक हो मानव भूगोल, एक हो जाएगा भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल यानी प्राकृतिक वातावरण, तो अब इसको हम तो बता ही दिए कि भाई द्वैतवाद आया कि भूगोल को मतलब क्या किया जाए, भूगोल को मतलब या ऐतिहासिक रूप में किसके रूप में स्थापित किया जाए, ये द्वैतवाद आया है ना। ये जो द्वैतवाद आया तो इसको आप अच्छा तरह से समझ सकते हैं कि भौतिक भूगोल, भूगोल का दो ही ब्रांच है, दो मुख्य। पहले भूगोल को भूगोलवेत्ता क्या कर रहे थे कि नहीं, इसको भूगोल को सिर्फ भौतिक भूगोल कर दो, और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भूगोल सिर्फ मानव भूगोल कर दो, लेकिन ना, भूगोल जो होगा दोनों होगा, मतलब भूगोल का दो गो ब्रांच निकलेगा। कोई खींच के उधर लेके जा रहा था, कोई खींच के इधर लेके जा रहा था, मतलब कोई कह रहा था मानव भूगोल होगा भूगोल सिर्फ, और भूगोल को कहता है कि भौतिक भूगोल होगा, नहीं तो नहीं, भूगोल दो शाखा होगा, एक होगा भौतिक भूगोल, एक होगा मानव भूगोल। अब भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी, ये भौतिक पर्यावरण का अध्ययन कराता है, जैसे कि इसके अंतर्गत पहाड़, पठार, नदी आदि का अध्ययन हम लोग करते हैं, ये हो जाएगा आपका भौतिक भूगोल। तो ये भौतिक भूगोल है ना, ये देखो ये आपका भौतिक भूगोल है, देखो ये नदी, ये झरना है, ये नदी है ना, ये पहाड़ है, ये क्या है, खाई है, ये जो है ये लावा है ना, मैग्मा जो भूकंप वगैरह निकलता है ना, ये जो है ऐतिहासिक स्मारक है, ये भौतिक भूगोल का विषय वस्तु है, ये जमीन है ना, ये जंगल है ना, ये पहाड़ है, ये जो है झील है, ये मैग्मा है, ये नदी है, ये देखो ये समंदर है। तो ये सब है आपके भौतिक भूगोल, पेड़ पौधे है ना, उसके साथ पेट्रोलियम खनिज वगैरह, कोयला वगैरह है ना, ये सब चीज का अध्ययन जिस भूगोल की ब्रांच में हम लोग कहेंगे उसको कहेंगे भौतिक भूगोल। अब हो जाएगा मानव भूगोल, हाँ यही है हम लोगों का मेन, है ना, मानव भूगोल यही मेन है हम लोगों का ना। तो मानव भूगोल यही है हम लोगों का मानव भूगोल, यही है हम लोगों का मानव भूगोल, है ना, यही है हम लोगों का मानव भूगोल। अब हम आ गए, कहाँ आ गए जी, हम लोग आ गए क्लास 12th में, मानव भूगोल यहीं से निकला है मानव भूगोल। अब देखो मानव भूगोल में मानवीय तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि मानव के द्वारा घर बनाया जाता है, सड़क पुल ये सब का अध्ययन किया जाता है। तो मानवीय संसाधन, मानव के द्वारा जो संसाधन बनाए जाते हैं उसको कहते हैं मानवीय संसाधन। तो मानवीय संसाधन जो है वो मानव भूगोल के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, और साथ ही साथ मानव भूगोल के अंतर्गत इस बात का भी अध्ययन करते हैं कि मानव जब से पैदा हुआ है उस समय से लेकर के अभी तक मानव प्राकृतिक पर्यावरण में किस तरह से रह रहा है, उस चीज का अध्ययन हम लोग मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। पहले मानव जंगल में रहते थे, खेती करते थे, जानवरों का शिकार करते थे, वो सब खाते थे। धीरे 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 मानव खेती करना सीखा, धीरे धीरे मानव का क्या हो गया, मानव अपने ऊपर ये क्या अपने ऊपर डिपेंड होने लगा। पहले प्रकृति पर डिपेंड था, अब प्रकृति पर डिपेंड ना होकर के खुद अपने ऊपर डिपेंड होने लगा, अपने से खुद करने लगा। यानी मानव जो है, मानव का क्या हो गया, मानव कहीं ना कहीं प्रकृति के नियम से, प्रकृति के बंदिशों से छुटकारा पाते 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 अब मानव खुद के पैर पर खड़ा हो गया, यानी खुद के बल पर अब खड़ा हो गया। तो यही है मानव का, यानी यही है प्रकृति का मानवीकरण, हम बता रहे हैं आगे प्रोसेस है। तो ये सब चीज है। तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत क्या होगा, मानव भूगोल के अंतर्गत क्या होगा, तो ये है मानव, यानी सिर्फ हम लोग मानव का पृथ्वी पर क्या संबंध है, मानव पृथ्वी पर किस तरह से बदलाव लेकर के आया, मानव का पृथ्वी से क्या संबंध है, इस चीज के बारे में जिस भूगोल में हम लोग अध्ययन करेंगे उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मानव भूगोल कहेंगे। समझ गए, ये सारी ठीक है। अब देखते हैं मेरे बच्चों, अगला है हम लोगों का मानव भूगोल का डेफिनेशन। ये है फ्रेडरिक रेजेल के अनुसार। ये देखो फ्रेडरिक रेजेल कितने हैंडसम लग रहे हैं, है ना, हैंडसम, काला कोट में है, दाढ़ी है। ये देखो ये फ्रेडरिक रेजेल हैं। तो फ्रेडरिक रेजेल को मानव भूगोल के पिता कहे जाते हैं। अब देखोगे भूगोल के पिता किसको, हिकेटियस को। भूगोल दो ब्रांच में बढ़ गया, एक होगा भौतिक भूगोल, एक है मानव भूगोल। तो मानव भूगोल का पिता किसको कहेंगे, तो मानव भूगोल का पिता फ्रेडरिक रेजेल को कहेंगे। यानी फ्रेडरिक रेजेल के अनुसार मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यानी मैंने आपको कहा कि मानव भूगोल मानव समाज, यानी मानव जब से पैदा हुआ है तब से लेकर के अभी तक भौतिक धरातल, यानी धरातल के बीच, यानी प्राकृतिक पर्यावरण के बीच, मानव और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच किस तरह का संबंध है, इस चीज का अध्ययन भूगोल के जिस ब्रांच में हम लोग करते हैं उसी को कहते हैं मानव भूगोल। ये डेफिनेशन किसने दिया था, फ्रेडरिक रेजेल ने दिया था। ये डेफिनेशन आपको याद रखना है। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ये डेफिनेशन दिया गया था किनके द्वारा, ये दिया गया था फ्रेडरिक रेजेल के द्वारा। मानव भूगोल का अगर डेफिनेशन पूछेगा तो इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो, यस या नो।
चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब देखते हैं प्यारे बच्चों, अगला हम लोगों का टॉपिक आएगा, कुमारी एलन सैंपल भी डिफिनेशन दी है। तो कुमारी एलन सैंपल ये फ्रेडरिक निजेल की शिष्य थी। ये जो है कुमारी एलन सैंपल है, देखो कितनी सुंदरी है ना, कितने है ना, कितनी ब्यूटीफुल दिख रही है ना। हैंडसम होगा कि ब्यूटीफुल होगा रे, है ना। अरे बताओ, है ना, कितने हैंडसम दिख रहे हो, है ना, कितना हैंडसम दिख रहे हो, है ना। उसके बाद कितनी ब्यूटीफुल लग रही हो। तो ब्यूटीफुल फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है और हैंडसम मेल के लिए इस्तेमाल होता है, इंग्लिश वर्ड है, समझ गए। तो ये कितना ब्यूटीफुल लग रही है। ये है आपके कौन, कुमारी एलन सैंपल। और कुमारी एलन सैंपल जो है ये अमेरिकन ज्योग्राफर थी, अमेरिका की थी, लेकिन ये फ्रेडरिक रेडजल के पास स्टूडेंट थी, यानी फ्रेडरिक रेडजल का ये स्टूडेंट यानी शिष्य थी। यानी ये रेडजल की शिष्य थी जो अमेरिका की भूगोलवेत्ता थी। उनके अनुसार फ्रेडरिक रेडजल भी जो है यानी मानव भूगोल से संबंधित है, साथ ही साथ उनके स्टूडेंट यानी जो कुमारी एलन सैंपल है, एलन सी सैंपल यानी चर्चिल, सी से चर्चिल हो जाएगा, यानी कुमारी एलन सैंपल। तो ये जो है ये भूगोलवेत्ता थी और ये शिष्य थी किनका, फ्रेडरिक रेडजल का। तो इनका भी जो विषय क्षेत्र है, यानी ये जो भी भूगोलवेत्ता है, कौन सा क्षेत्र का, मानव भूगोल का। तो इन्होंने भी अपना डिफिनेशन दिया है। इन्होंने कहा मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। अस्थिर पृथ्वी, पृथ्वी क्या है, स्थिर है, पृथ्वी स्थिर नहीं है ना, पृथ्वी अस्थिर है। क्यों अस्थिर है, क्योंकि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमती रहती है। वो दैनिक गति 24 घंटा में एक गति, दैनिक गति के कारण पृथ्वी का दिन रात होती है, दैनिक गति के कारण उसके साथ वार्षिक गति भी होती है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है। पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूम रही है तो यही है आपका ये अस्थिर पृथ्वी है। अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव, ऐसा नहीं कि तुम सो करके रहोगे और तुम क्रियाशील मानव कहलाओगे, नहीं, जो एक्टिव है, जैसे कि किसान क्रियाशील मानव है, खनन में काम करता हुआ मजदूर क्रियाशील मानव है ना। पहाड़ में एक तरह से यानी जो भी आदमी इस पर्यावरण में कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, बदलाव ला रहे हैं इस पर्यावरण के स्वरूप में, उसी को भूगोल की नजर में क्रियाशील मानव कहेंगे। तो यह अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच जो संबंध है, इसी का अध्ययन को हम लोग मानव भूगोल कहते हैं। यह डेफिनेशन कुमारी एलन सैंपल के द्वारा दिया गया था। और मानव भूगोल का दो ही डेफिनेशन याद रखना, कुमारी एलन सैंपल का जो डेफिनेशन है उसको याद रखना है, और साथ ही साथ जो फ्रेडरिक रेडजल हैं उनका डेफिनेशन को याद रखना है। अगर पूछेगा तो इसको अगर डिफाइन करोगे तो आराम से इसको आप डिफाइन कर सकते हो, आराम से इसको आप बना सकते हो। क्लियर। अब देखते हैं अगला टॉपिक हम लोगों का आएगा कि मानव भूगोल के जनक जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेडजल हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी में सबसे पहले मानव और वातावरण के बीच संबंधों का अध्ययन किया था। अब हम लोग जानते हैं कि हिगेटियस को भूगोल का पिता क्यों कहेंगे, क्योंकि हिगेटियस ने ही सबसे पहले बताया था कि जो स्थल भाग है, वह पृथ्वी का जो स्थल भाग है वह सागर से घिरा हुआ है। ये चीज बहुत दिन बाद पता चला, लेकिन हिगेटियस को बहुत पहले पता चला था, इसलिए भूगोल का पिता हिगेटियस को कहा गया। और मानव भूगोल का पिता फ्रेडरिक रेडजल को इसलिए कहा गया क्योंकि इस मानव भूगोल के बारे में सबसे पहले मन में विचार जो आया था वो फ्रेडरिक रेडजल का ही आया था। और इसका वर्णन वो अपना एक किताब है उनका, जिनका नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफी। तो एंथ्रोपोजियोग्राफी में वो लिखे थे फ्रेडरिक रेडजल की मानव और पर्यावरण के बीच किस तरह का संबंध है, उसका वर्णन बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने किया था किसमें, एंथ्रोपोजियोग्राफी में। और इससे मानव और वातावरण के बीच को जो संबंध है उसको समझने में काफी ज्यादा आसानी हुई, काफी ज्यादा मदद मिली। और यही एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक से, और ये है एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक से मानव भूगोल के बीच संबंधों का अध्ययन को मतलब स्थान दिया। तो इसलिए मानव भूगोल के विषय वस्तु में सबसे ज्यादा योगदान फ्रेडरिक रेडजल का रहा, इसलिए मानव भूगोल का पिता फ्रेडरिक रेडजल को कहेंगे। मानव भूगोल का पिता किसको, फ्रेडरिक रेडजल को कहेगा। ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया, समझ गए। अब देखते हैं प्यारे बच्चों अगला टॉपिक की बात करते हैं कि मानव भूगोल के उपक्षेत्र, मानव भूगोल के क्षेत्र अथवा शाखाएं। इस चीज को आप लोगों को याद रखना है। मानव भूगोल के क्षेत्र जनसंख्या भूगोल, अधिवास भूगोल, आर्थिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, नागरिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, व्यापार और परिवहन भूगोल, ये सब जो है मानव भूगोल के उपशाखा है। ये चीज आप याद रखिएगा। यानी मानव भूगोल के अंतर्गत हम लोग जनसंख्या के बारे में पढ़ते हैं, तो मानव भूगोल का एक अलग शाखा बन जाता है, अलग विषय बन जाता है जनसंख्या भूगोल। मानव भूगोल के अंतर्गत ही हम लोग अधिवास यानी घर वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, आर्थिक स्थिति यानी पैसा लेन देन काम धाम के बारे में पढ़ते हैं, सामाजिक स्थिति संस्कृति वगैरह का अध्ययन करते हैं, नागरिक जो है इसका अध्ययन करते हैं, राजनीति वगैरह का अध्ययन करते हैं मानव भूगोल के अंतर्गत, व्यापार परिवहन, ये सब जो है मानव का ही पार्ट है, मानव भूगोल का ही पार्ट है। तो मानव भूगोल के क्षेत्र अथवा उपक्षेत्र या फिर शाखाएं अगर आपको पूछेगा तो ये सब चीज याद रखना, आपको ऑब्जेक्टिव में ज्यादा पूछा जाता है, इसको आप लोगों को याद रखना है। अब चलते हैं प्यारे बच्चों मानव का प्राकृतिकरण
और प्रकृति का मानवीकरण, ये आपका मुख्य विषय वस्तु, मानव का प्राकृतिकरण और साथ ही साथ प्रकृति का मानवीकरण। उसके बाद संभववाद है, उसके बाद आपका क्या है, संभववाद के निश्चयवाद है, उसके बाद है पर्यावरणीय निश्चयवाद, नव निश्चयवाद, आमूलवादी विचारधारा। उसके बाद ये चैप्टर की आपकी समाप्ति होती है ना। अब चलते हैं करे बच्चों, आप लोगों को देखना है, इसके बीच में मैं आपको बता देता हूं मानव का प्राकृतिकरण, ये अच्छी तरह से समझ में आएगा। इसके बीच में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी सफल एकेडमी ऐप को अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, और साथ ही साथ वह ऐप को डाउनलोड करने के साथ आपके टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो आप उसको अच्छी तरह से ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि आप 1 साल मेरे साथ चलेंगे। 1 साल का ये सफर बहुत ही सुनहरा होगा हम लोगों का। तो आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, जो ऐप है सफल एकेडमी का जो ऐप है उसको आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है। सफल एकेडमी का ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा, उस चीज को आप लोगों को देख लेना है। और उसका मतलब ऐप का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, साथ ही साथ जो है मतलब दोनों चीज को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को आप लोगों को ज्वाइन कर लेना। ये चीज आप लोग करके रखेंगे, समझ गए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन मिले वह समय पर मिल जाए। और ऐप को डाउनलोड करके ये सारी नोट्स, हर सब्जेक्ट का, हर चैप्टर का नोट्स आपके एप्लीकेशन में ही अवेलेबल है, ऐप में जाकर के ले सकते हैं। और लेटेस्ट जो बैच चल रही है उसको ज्वाइन करके आप बेटर तरीके से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप काम करेंगे। अब देखिए प्यारे बच्चों, हम लोगों को जानना है कि मानव का प्राकृतिकरण। देखो अब एक चीज हो समझो, मानव का प्राकृतिकरण यानी पहले जब मानव पृथ्वी पर आया तो पृथ्वी पर आकर के मानव को समझ में नहीं आ रहा था कि भाई जंगल, पहाड़, पठार, बारिश है ना, धूप, ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मानव को इतना बुद्धि नहीं था पहले। तो मानव जो है प्रकृति के नियम के अनुसार चलते थे, प्रकृति के अनुसार ही मानव अपने आप को ढाल लिए। यानी मानव दिन में काम करते थे, रात में सोते थे, यानी प्रकृति के नियम के अनुसार ही अपने आप को पूरा तरह से ढाल लिए। और मानव के पास उस समय बुद्धि नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं था, तो मानव प्रकृति से डरते भी थे। और प्रकृति जिस तरह से रहता था, प्रकृति के अनुसार ही अपने आप को ढाल लेते थे। जंगल में रहते थे, खेती करते थे, शिकार करते थे और खाना पीना खाते थे, पूरा दिन रात को वहीं सोते थे। तो ये है मानव का प्राकृतिकरण, यानी मानव को प्रकृति ने अपने अनुसार चलाया। यानी मानव को प्रकृति ने अपने अनुसार चलाया, उसी प्रक्रिया को कहेंगे मानव का प्राकृतिकरण। और ये चीज पहले हुआ था, ये अभी नहीं, ये पहले हुआ था, अभी तो उल्टा हो गया, अभी हो गया प्रकृति का मानवीकरण। अभी तो प्रकृति का मानवीकरण हो गया है। अब ये जो पहले हुआ था, यानी पहले आदमी जो थे प्राकृतिक नियम के अनुसार चलते थे, है ना, तो वो हो जाएगा प्रकृति का, यानी प्रकृति मानव का प्राकृतिकरण, है ना। वो क्या था, मानव का प्राकृतिकरण, यानी प्रकृति ने मानव को अपने अनुसार, अपने नियम के अनुसार चलाया। और प्रकृति का मानवीकरण में, यानी मानव का प्राकृतिकरण में जो मजबूत फैक्टर है वो प्रकृति है। यानी जो मुख्य विषय, मुख्य जो टॉपिक है, यानी मुख्य जो एक तरह से घटक है, संघटक है, वो प्रकृति है। अब यहां देखो अच्छा से समझ में आएगा कि आरंभिक अवस्था में, यानी पहले जमाने में, यानी सबसे पहले जब आदमी पृथ्वी पर आया, आदि मानव यानी जंगल में जो रहते थे, प्रकृति से अत्यधिक प्रभावित था, है ना। यानी प्रकृति, अगर बारिश होता था तो वो लोग निकल नहीं पाते थे घर से, जो भी जंगल में घर वगैरह बनाते थे पेड़ पौधे का पत्ता वगैरह से, उससे बाहर नहीं निकल पाते थे, है ना। और प्रकृति में तूफान या फिर बाढ़ वगैरह आ गया, उससे काफी ज्यादा वो लोग प्रभावित होते थे, उससे उनका जीवन यापन काफी ज्यादा ये हो जाता था, अस्त व्यस्त हो जाता था, है ना, अत्यधिक प्रभावित था। मानव के सभी क्रियाकलापों पर प्राकृतिक वातावरण का पूर्ण नियंत्रण था। मानव जो भी क्रियाक्रम करेगा, जो भी काम वगैरह करेगा, उस पर किसका नियंत्रण था, प्रकृति का नियम था। अगर मानव चाहते थे कि हम बाढ़ के मौसम में खेती करेंगे, तो बाढ़ के मौसम में वो घर से बाहर नहीं निकल पाते थे, है ना। ये किसने किया, प्रकृति ने उसको घर में कैद कर दिया। बाढ़ के मौसम में, बारिश के समय घर से मानव बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो बारिश के समय जब घर से मानव बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, बाढ़ के समय घर से मानव बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो प्रकृति ने उस पर कंट्रोल करेंगे, रुक जाओ, घर में ही रहो, बाहर निकलोगे खत्म हो जाओगे, बारिश हो रही है, बाढ़ आया है ना। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी मानव ने कहा, प्रकृति को कहा, लेकिन भाई प्रकृति, अभी मानव ने क्या किया, छाता बना लिया, नाव बना लिया। तो मानव ने कहा नहीं, हमारे पास बुद्धि है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, अब प्रकृति के द्वारा जो भी नियंत्रण और बाधाएं दी जा रही है उस पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं और प्रकृति के अवरोधों को रोक कर हम अपना काम कर सकते हैं। तो ये कहलाएगा प्रकृति का मानवीकरण। लेकिन यहां मानव का प्राकृतिकरण पर है, यानी पहले क्या था, मानव को प्रकृति ने अपने अनुसार खूब नचाया,
जब मन तब बाढ़, जब मन तब पानी, जब मन तब वर्षा, जब मन तब अकाल। लेकिन आदमी को जब जैसे जैसे बुद्धि आया, जैसे जैसे आदमी टेक्नोलॉजी का विकास करता गया, तो मानव ने कहा कि भाई ये प्रकृति को हम ये प्रकृति के अनुसार कब तक चलेंगे। तो मानव अपने बुद्धि और अपने टेक्नोलॉजी की सहायता से प्राकृतिक पर्यावरण की जो भी बंदिशें, जो भी कंट्रोल है, उस पर विजय प्राप्त कर लिया। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि पहले जो बारिश होता था तो आदमी घर से बाहर नहीं निकलते थे, क्योंकि उस टाइम मानव का प्राकृतिकरण किया हुआ था। पहले बाढ़ होता था, काफी ज्यादा तूफान, बाढ़ और भयंकर सैलाब आता था, तो मानव घर से बाहर नहीं निकलते थे, सैलाब में डूब जाते थे। तो इसको उस समय क्या था, प्रकृति के मानव का प्राकृतिकरण हुआ था, यानी मानव प्रकृति के नियम के अनुसार चलते थे। लेकिन अभी क्या हो गया, अभी मानव कह रहा है कि नए प्रकृति जो भी तुम बलाव वगैरह लाओ, जो भी तुम करो, हम अपना बुद्धि और टेक्नोलॉजी का मदद से तुम्हारी बलाओं से, तुम्हारी आपदाओं से, तुम्हारी मुसीबतों से हम अपना जीवन जिएंगे, बिल्कुल सुरक्षित जिएंगे। तुम्हारी आपदा, तुम्हारी बलाएं हम पर कुछ नहीं कर सकता है। तो इस तरह से क्या हो गया, प्रकृति का मानवीकरण हो गया। और ये पहले क्या हुआ था, मानव का प्राकृतिकरण हो गया था। यानी आदि मानव प्राकृतिक शक्तियों को शक्तिशाली मानता था। नहीं, आदि मानव कहता नहीं, शक्तिशाली है मानव ही, यानी जो प्राकृतिक शक्ति है वही है, एकदम बहुत बलशाली है। और ये अदृश्य शक्ति मानता था, समझ गए। सतत पोषणीय विकास के लिए मानव प्राकृतिक पर्यावरण पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर था, यानी मानव जो है अपना डेवलपमेंट करने के लिए किस पर, प्रकृति पर ही निर्भर था। इस प्रकार मानव अपने आप को प्राकृतिक वातावरण के अनुरूप ढाल लिया, करा था नहीं, जो भी है भगवद्देह, जो भी है वो प्रकृति ही है ना, उसके खिलाफ हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, ढाल लिया। इसी प्रक्रिया को मानव का प्राकृतिकरण कहेंगे। अब समझ में आया, यानी मानव को प्रकृति ने अपने अनुसार ढाल लिया। मानव प्रकृति के नियम के अनुसार चलने लगे, मानव प्रकृति के नियम से डरने लगे, मानव प्राकृतिक वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लिया। और जब यह प्रक्रिया चल रहा था तो मानव के अंदर बुद्धि नाम का कोई चीज नहीं था, मानव के पास टेक्नोलॉजी नहीं था, इसलिए मानव मजबूर होकर प्राकृतिक नियमों के अनुसार अपने आप को ढाल लिए। तो मानव का प्राकृतिक नियम के अनुसार, यानी प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढालने की प्रक्रिया को ही मानव का प्राकृतिकरण कहेंगे। समझ गए, यानी ये है आपका मानव का प्राकृतिकरण। मानव का प्राकृतिकरण एक लाइन में अगर हम बोलें तो ये कहा जाएगा कि प्रकृति ने मानव को अपना गुलाम बना लिया और अपने अनुसार उसको चलाया। इसी प्रक्रिया को मानव का प्राकृतिकरण कहेंगे। उम्मीद है कि और इतना लेक्चर हमको इसमें देना नहीं पड़ेगा, अब इसको समझ गए होंगे। लेकिन समय के अनुसार इसका उल्टा हो गया, अब इसको बता रहे हैं। अब यहां देखो, ये है मानव, ये कुछ चित्र दिए गए हैं लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा। ये देखो, ये मानव है ना, ये है क्या, मानव है। तो इस तरह से आप समझ रहे हैं। अब मानव का प्राकृतिकरण प्रक्रिया में याद रखना, मानव का प्राकृतिकरण प्रक्रिया में मानव प्रकृति के नियंत्रण में रहता है। मानव प्रकृति के नियंत्रण में, यानी नेचर के नियंत्रण में रहता है। हाँ, अब अगर आपको पूछेंगे कि मानव का प्राकृतिकरण में कौन बलशाली है, प्रकृति बलशाली है। मानव का प्राकृतिकरण में कौन किसके कंट्रोल में रहता है, तो मानव का प्राकृतिकरण में मानव प्रकृति के नियंत्रण में, कंट्रोल में रहता है। उम्मीद है ये चीज आपको अच्छा तरह से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं प्रकृति का मानवीकरण। तो ये मानव का प्राकृतिकरण हो गया, तो मानव ने कहा यार ये प्रकृति के नियम के अनुसार कब तक हम लोग चलेंगे, ये प्रकृति के नियम के अनुसार आधार पर हम लोग कब तक चलेंगे, बहुत परेशान हो रहे हैं हम लोग, है ना। तो आदमी ने दिमाग लगाया, मानव ने दिमाग लगाया। उन लोगों ने मतलब पत्थर को घसीट करके दो पत्थर को आपस में मिलाया, अरे ये चिंगारे निकला, आग का खोज कर दिया मानव ने, है ना। पहले प्रकृति कहता था कि रे जो दिए हैं जंगल में कंदमूल वगैरह वे सबको खाओ, जो फल फलारी है, जो अंगूर सेब अनार बेदाना जो भी है वो सबको खाओ, जानवर को मार के कच्चा काहे खा रहे हो, है ना, कच्चा मांस उसका काहे खा रहे हो। तो मानव ने बुद्धि लगाया, दो पत्थर को आपस में घिसा, तो अरे भाई चिंगारी निकला, आग का खोज कर लिया। अब मानव का आग का खोज कर लिया, अचानक जानवर को मार करके उसके मांस को पका करके खाने लगा। अब मानव कहने लगा अच्छा प्रकृति आपने हमसे ये सब चीज छुपा के रखा था। तो मानव ने क्या किया, अपनी बुद्धि का और प्रयोग करने लगा। जैसे ही वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करने लगा तो प्रकृति का मानव पर नियंत्रण कम होता गया, प्रकृति का मानव पर नियंत्रण कम होता गया। तो अब प्रकृति
का नियम को मानव धीरे धीरे समझने लगे। जब प्रकृति के नियम को ये समझे मानव की रे प्रकृति में एक नियम है कि दो पत्थर को आपस में घसीटोगे तो चिंगारी निकलेगा, आग निकलेगी, आग में जानवरों को मार करके उसकी मांस को जला करके खा सकते, बहुत टेस्टी होता है। जो शाकाहारी होंगे उनको सुनने में काफी अजब सा लगता होगा, लेकिन एग्जाम्पल है, पढ़ा रहे हैं उसकी दृष्टि से देखना है ना। तो वो चीज अरे बहुत अच्छा लगता है। तब मानव ने कहा कि भाई धीरे धीरे इतना कैसे चलेंगे। मानव ने गोल चक्का का भी आविष्कार कर लिया। भाई चक्का से उन्होंने गाड़ी बना लिया, गाड़ी। अब मानव गाड़ी में बैठ करके चलने लगे। अरे भाई मानव प्रकृति के अनुसार प्रकृति के नियम को धीरे धीरे समझने लगे। अब मानव ने समझा कि ये जो बाढ़ यानी सैलाब आता है, तो बाढ़ यानी सैलाब में जो हल्की वस्तु है वो पानी के ऊपर तैरने लगता है। ये भी चीज मानव को पता चल गई, तो मानव ने नाव बना लिया, है ना। बारिश यानी सैलाब जब आता है तो प्रकृति के अनुसार जब बारिश आती है तो मानव ने कहा जो कुछ ऊपर सिर को ढकने वाला छाता बना लिया। अब बताओ, मानव की हर नियमों को समझते जा रहा है मानव, और मानव पर जो प्रकृति का नियंत्रण था अब वो कम होता जा रहा है ना। अब वो कम होता जा रहा है। पहले मानव प्रकृति के नियम से डरते थे, भाई बाढ़ आया है घर से बाहर मत निकलो। लो मानव ने क्या समझा, बुद्धि लगाया, टेक्नोलॉजी लगाया, नाव बना लिया। अब प्रकृति का कंट्रोल उस पर खत्म हो गया। अब प्रकृति बाढ़ के द्वारा मानव को नहीं डरा सकती है, बाढ़ के द्वारा मानव को नहीं डरा सकती है। तो ये चीज हो जाएगा। तो प्रकृति का मानवीकरण, यानी एक लाइन में अगर बोलें, मानव ने प्रकृति में अपने अनुसार बदलाव लाया, प्रकृति को अपने अनुसार अपने फेवर में बदल दिया, परिवर्तन कर दिया, और मानव प्रकृति के नियम को धीरे धीरे समझते हुए टेक्नोलॉजी और बुद्धि के प्रयोग से अपने इस वातावरण में अपने आप को अच्छा तरह से स्थापित कर लिया। अब प्रकृति का नियंत्रण मानव पर कम हो गया। ऐसी ही प्रक्रिया को, इसी घटना को हम लोग प्रकृति का मानवीकरण कहेंगे। इसी को हम लोग प्रकृति का मानवीकरण कहेंगे। उम्मीद है अच्छा तरह से समझ में आ गया होगा। अब देखो लाइन समझ रहे हैं। तकनीकी ज्ञान और प्रौद्योगिकी की सहायता से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन लाकर अपने लिए अनेक अवसर उत्पन्न किए, जिससे प्रकृति का मानवीकरण हो गया। अब प्रकृति में उपस्थित सभी प्राकृतिक संसाधनों, यानी जो भी खनिज है, पहाड़ है, पठार है, तेल, कोयला, जो भी है प्राकृतिक संसाधन अथवा संभावनाओं का प्रयोग मानव अपने अनुसार करने लगा। अब प्राकृतिक पर्यावरण में जो भी संभावनाएं, जो भी संसाधन वगैरह है, उसका प्रयोग मानव अपने अनुसार करने लगा। इसी को कहते हैं प्रकृति का मानवीकरण। पहले क्या पढ़े थे? मानव का प्राकृतिकरण। मानव पहले बेशक लाचार था। तो उम्मीद है ये दोनों प्रोसेस अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा, है ना। उम्मीद है ये दोनों प्रोसेस आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब यहां देखो मानव ने क्या किया, मानव को पृथ्वी में अपने हाथ में ले लिया, है ना। अब मानव ने कहा ये सारी प्राकृतिक चीज है, तो मानव ने क्या कहा, अब मानव क्या किया, पृथ्वी को अपने हाथ में ले लिया, कंट्रोल कर लिया। कंट्रोल उदय कंट्रोल, यानी मानव ने क्या किया, अब पृथ्वी को अपने हाथ में, यानी प्राकृतिक पर्यावरण का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। तो ये हो जाएगा प्रकृति का मानवीकरण। समझ गए? तो ये हो जाएगा आपका प्रकृति का मानवीकरण। अब यहां देखो आगे कहा जा रहा है कि प्रकृति का मानवीकरण प्रक्रिया में, प्रकृति का मानवीकरण प्रक्रिया में मानव प्रकृति पर थोड़ा बहुत नियंत्रण कर पाता है, यानी मानव प्रकृति पर थोड़ा बहुत कंट्रोल कर पाता है, अथवा प्रकृति की तरफ से आए अवरोधों को रोक पाता है, यानी जो आपदाएं आती है, जो भी बलाएं आती है, उसको कंट्रोल कर पाता है। जैसे कि बाढ़ आ गया, तो बाढ़ को कंट्रोल कैसे करे, कंट्रोल कैसे करेगा बाढ़ को, यानी जो बड़े बड़े डैम बना दिए, बांध बना दिए, नेपाल में हरिके बैराज बनाया गया, कोसी नदी में कोसी बैराज बनाया गया, तो प्रकृति के द्वारा बाढ़ आता है, लेकिन आदमी ने क्या किया, बैराज बना करके, बांध बना करके बाढ़ को रोक दिया, उसका पानी को दूसरी तरफ मोड़ दिया। तो मानव ने अपनी प्रकृति का, मानव ने अपनी बुद्धि और टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए प्रकृति के जो बलाएं हैं, जो अवरोध है, जो आपदा है, उस पर भी कंट्रोल कर लिया। तो यही है प्रकृति का मानवीकरण। अब कहोगे कि प्रकृति का मानवीकरण में मुख्य घटक कौन? मानव। और मानव का प्राकृतिकरण में मुख्य घटक कौन? प्रकृति। उम्मीद है मानव का प्राकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण, ये दोनों घटना, ये दोनों प्रक्रिया आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फटाफट एक दिल भेजिए कमेंट सेक्शन में, है ना। अगर आ गया होगा तो फटाफट एक दिल भेजिए आप लोग कमेंट सेक्शन में, और प्लीज
इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर किया कीजिएगा। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, ये क्लास को कम से कम ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। समझ गए? अब देखते हैं प्यारे बच्चों, हम लोग चलते हैं संभववाद। अब 2 विचार है, उसके बाद चैप्टर की समाप्ति हो जाएगी। संभववाद, निश्चयवाद और नव निश्चयवाद, 3 गो टॉपिक है, उसके बाद चैप्टर की समाप्ति हो जाएगी। अब यहां देखो कहा जा रहा है कि संभववाद की विचारधारा का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? लुसियन फेवरे ने किया था अपनी किताब जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री में सन 1925 में किया था। अब ये संभववाद एक विचारधारा है, पहले ये समझ लो कि संभववाद विचारधारा किसने दिया था? लुसियन फेवरे ने दिया था, और ये फ्रांस के रहने वाले थे। दिया कब था? 1925 में दिया था। अब बताइए सर, ये संभववाद होता क्या है? अब देखो संभववाद, ये संभववाद विचारधारा कहती है, संभववाद विचारधारा के अनुसार उपस्थित प्रकृति में जो भी संसाधन है, पेट्रोलियम है, कोयला है, पेड़ पौधे हैं, जो भी उसी को कहते हैं संभावना। अवसर या संभावना का मतलब हुआ प्राकृतिक संसाधन। अवसर या संभावना का मतलब क्या हो जाए? यहाँ प्राकृतिक संसाधन लिख दो, छोड़ो, ये प्राकृतिक संसाधन। यानी संभववाद विचारधारा के अनुसार प्रकृति में उपस्थित सभी प्राकृतिक संसाधनों का मालिक मानव है, जो अपने अनुसार संभावनाओं यानी संसाधनों को अपने प्रयोग में लाता है। जैसे कच्चा तेल का उपयोग कर मानव ऊर्जा प्राप्त करता है, जो प्रकृति द्वारा दिया गया, इसी को संभववाद कहते हैं। संभववाद एक विचारधारा है जो लुसियन फेवरे के द्वारा 1925 में दिया गया था। लुसियन फेवरे फ्रांस के बहुत बड़े भूगोलवेत्ता थे, और संभववाद विचारधारा के अनुसार मानव प्रकृति में जितने भी संसाधन है उसका मालिक है। प्रकृति में तेल है, पेट्रोलियम है, कोयला है, पेड़ पौधे हैं, नदी है, पहाड़ है, पठार है ना, सोना है, चांदी है, तांबा है, लोहा है, जमीन के अंदर ये सब चीज है। तो ये सब चीज का मालिक, और इसी को प्राकृतिक संसाधनों को ही संभावना बताया गया है। ऐसे ऐसे शब्द का प्रयोग किया गया ना, जल्दी समझ में नहीं आएगा। तो प्राकृतिक संसाधनों का मालिक कौन है? मानव है। और मानव इस संभावनाओं को, इस प्राकृतिक संसाधनों को अपने अनुसार, अपने मनमर्जी के अनुसार प्रयोग में लाता है। ऐसी ही घटना को, इसी प्रक्रिया को हम लोग संभववाद कहेंगे, पॉसिबिलिज्म। इसी को क्या कहेंगे? संभववाद यानी पॉसिबिलिज्म कहेंगे। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं प्यारे बच्चों, अगला टॉपिक की बात करते हैं। देखो ये संभववाद यानी पॉसिबिलिज्म। देखिए मानव क्या कर रहा है? मानव ये समुद्र में तेल है, पेट्रोलियम है, तो समुद्र में तेल निकाल रहा मानव, है ना। मानव अपना टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए यहाँ अलग अलग मशीन बैठाया, तो मानव क्या निकल रहा है? तेल निकाल रहा है। तो ये संभावना का प्रयोग कौन कर रहा है? मानव कर रहा है। यही है संभववाद। मानव यहाँ क्या कर रहा है? ये जो मतलब ये पानी है, ये जो पानी है, ये जो नदी का पानी है या फिर समंदर जो भी है, उधर समंदर है और इधर जो पानी है, ये पानी इधर आ रहा, तो यहाँ बांध बना दिया मानव, और इससे विद्युत धारा उपयोग कर रहा, विद्युत धारा प्रयोग उत्पन्न कर रहा है। तो मानव यह क्या कर रहा है? जल संसाधन का प्रयोग अपने अनुसार कर रहा है, विद्युत धारा को उत्पन्न करने के लिए, बिजली उत्पन्न करने के लिए, बिजली पैदा करने के लिए। तो यहाँ क्या हो रहा है? मानव प्राकृतिक संसाधनों का अपने अनुसार प्रयोग कर रहा है। इसी को कहते हैं संभववाद, है ना। अब देखो अगला टॉपिक की बात करते हैं। संभववाद के अनुसार प्राकृतिक वातावरण का मानव को अनेक संभावनाएं प्रस्तुत करता है। संभववाद के अनुसार प्राकृतिक वातावरण जो है मानव को बहुत सारी संभावना का मतलब क्या बताएं हम? प्राकृतिक संसाधन प्रस्तुत करता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, पेड़ पौधे, ये सब चीज प्रस्तुत करता है। तथा मानव अपनी इच्छा व क्षमता के अनुसार इसका उपयोग करता है। मानव अपनी जितना उनको कैपेसिटी है, जितना कोयला का उपयोग है, उनको जितना जरूरत है, जितना पेट्रोलियम का जरूरत है, उतना वो प्रयोग करता है। प्रौद्योगिकी किसी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर की सूचक होती है। टेक्नोलॉजी जो होता है किसी भी समाज के सांस्कृतिक विकास की सूचक होती है। मानव प्रकृति के नियमों को बेहतर तरीके से समझने के बाद ही प्रौद्योगिकी का विकास कर पाया है। यानी जब मानव प्रकृति के नियम को अच्छी तरह से समझ लिए, जब मानव प्रकृति के नियम को अच्छा तरह से समझ लिए, तभी जो है टेक्नोलॉजी का नहीं, एक तरह से जो प्रौद्योगिकी है उसका वो विकास कर पाया है। जैसे जैसे मानव अपनी प्रौद्योगिकी का विकास करता है, वैसे वैसे मानव पर भौतिक वातावरण की बंदिशें कम होता है ना। वैसे वैसे मानव पर भौतिक पर्यावरण की जो बंदिशें हैं वो कम होती जाती है। ठीक है, ये सब चीज है। अब देखा जाए नवनिश्चयवाद। नवनिश्चयवाद क्या होता है? इस विचार, जिस तरह से संभववाद है उसी तरह से नवनिश्चयवाद। तो संभववाद के अनुसार मुख्य घटक कौन? संभववाद का मुख्य घटक मानव हो जाएगा। और संभववाद का मुख्य घटक कौन हो जाएगा? मानव। अब ये देखो निश्चयवाद। तो इस विचारधारा के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण सर्वप्रमुख है, जो मानव के सभी क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है। इस विचारधारा के समर्थक अरस्तु, स्ट्रैबो, हम्बोल्ट और रेटजेल हैं। तो ये जो है निश्चयवाद विचारधारा कहती है कि ये जो प्राकृतिक पर्यावरण है, ये इसका कंट्रोल प्रकृति के पास है। यानी इसका मुख्य घटक कौन सा हो जाएगा? यानी
प्राकृतिक निश्चयवाद के अनुसार मुख्य घटक प्रकृति है और संभववाद के अनुसार मुख्य घटक मानव है। और निश्चयवाद विचारधारा कहती है कि पर्यावरण अपने क्रियाकलाप के कारण, प्रकृति अपने नियमों के माध्यम से, निश्चयवाद विचारधारा कहती है कि प्रकृति अपने नियम के माध्यम से, अपने भौगोलिक परिघटनाओं के माध्यम से आदमी के क्रियाकलाप को नियंत्रण करता है, आदमी पर अवरोध लेके आता है, आदमी को रोकता है, आदमी को कंट्रोल करता है। इसी को कहते हैं निश्चयवाद। इसी को क्या कहेंगे? निश्चयवाद। निश्चयवाद विचारधारा के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण मानव को अपने कंट्रोल में रखता है, अपने नियंत्रण में रखता है। इसी को कहते हैं निश्चयवाद, है ना। तो ये सारी चीज हो जाएंगी। जैसे कि ये बाढ़ आ गया तो बाढ़ के कारण आदमी घर से बाहर नहीं निकलेगा, तो ये क्या होगा? प्रकृति ने क्या किया? मानव को अपने कंट्रोल में कर लिया। ये खूब तूफान आ गया, है ना, ये खूब तूफान आ गया तो इस समय भी आदमी घर में रहेगा, तो प्रकृति ने क्या किया? मानव को कंट्रोल में रख कर लिया। मानव को कहा कि नहीं, घर में ही रहो अभी, है ना, तो कहीं ना कहीं मानव को कंट्रोल कर लिया। तो ये सब क्या है? निश्चयवाद है। इसी को क्या कहेंगे? निश्चयवाद कहेंगे। समझ गए? अब देखिए अगला जो है प्यारे बच्चों, पर्यावरणीय निश्चयवाद। पर्यावरणीय निश्चयवाद की बात करें तो इसके अनुसार पर्यावरण ही मानव की भौतिक व सामाजिक दशा को पर निश्चित करता है तथा उस पर नियंत्रण रखता है। इसी को कहते हैं पर्यावरणीय निश्चयवाद, यानी निश्चयवाद को ही पर्यावरणीय निश्चयवाद कहते हैं। निश्चयवाद को ही हम लोग क्या कहेंगे? पर्यावरणीय निश्चयवाद कहेंगे। उम्मीद है अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं नव निश्चयवाद की बात करें तो इस विचारधारा के अनुसार, अब देखो ग्रिफिथ टेलर ने दिया था। अब एक चीज बताओ कि संभववाद के अनुसार मानव, मतलब संभववाद के अनुसार मुख्य घटक मानव है, और कहता है संभववाद विचारधारा की यह प्रकृति में जितने भी संसाधन है वो मानव, उसके अनुसार मानव अपने अनुसार उनको प्रयोग में लाता है। और निश्चयवाद कहती है कि नहीं, मानव पर नियंत्रण कौन रखता है? प्रकृति रखता है। तो आदमी एक आए तो ये कहे, ये दोनों, एक आदमी आए कि नहीं हम दोनों चीज को नहीं मानते हैं, तो ये ग्रिफिथ टेलर निकल के आए। ग्रिफिथ टेलर भूगोलवेत्ता, वो कहते हैं कि नहीं, आदमी जो है, आदमी पर प्रकृति कंट्रोल रखता है और प्रकृति पर भी मानव कंट्रोल रखता है। यानी प्राकृतिक संसाधन का उपयोग मानव अपने अनुसार भी करता है और प्रकृति भी मानव पर कंट्रोल रखता है। तो ये दोनों को मिक्स कर दोगे तो ये बन जाएगा नव निश्चयवाद, यानी एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था। जब दोनों को मिला दोगे तो मिश्रित अर्थव्यवस्था बनेगा। उसी तरह से संभववाद और निश्चयवाद दोनों को आपस में मिला दोगे, एक विचारधारा बनेगा जिसको कहेंगे नव निश्चयवाद। ये ग्रिफिथ टेलर ने दिया था। अब ये विचारधारा कहती है, ये ग्रिफिथ टेलर कहते हैं, इस विचारधारा का प्रतिपादक ग्रिफिथ टेलर है और ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछा जाता है। इस विचारधारा को रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहते हैं। इस विचारधारा के अनुसार प्रकृति के नियमों का पालन करके मानव प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है। इसी को नव निश्चयवाद और नव निश्चयवाद या फिर निश्चयवाद और संभववाद के बीच का मार्ग बताया। तो यहां कहा जाता है, यहां देखो एक लाइन याद रखना, नव निश्चयवाद किसको कहते हैं, ध्यान से देखो। यानी इस विचारधारा के अनुसार प्रकृति के नियमों का पालन करके मानव प्रकृति पर विजय प्राप्त करता है। यानी प्रकृति के नियमों का पालन करके मानव प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है। इसी को कहते हैं नव निश्चयवाद। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? नव निश्चयवाद कहेंगे। समझ गए? तो ये चीज अच्छा तरह से आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं अगला, आमूलवादी यानी रेडिकल विचारधारा क्या होता है। ये विचारधारा मार्क्सवादी सिद्धांतों का उपयोग करती है, थोड़ा याद रखना है इसको, है ना, तथा मानवीय समस्याओं का अध्ययन करती है, जैसे भूखमरी, जाति भेद, गरीबी आदि। यानी आमूलवादी विचारधारा, रेडिकल विचारधारा, ये मार्क्सवादी सिद्धांतों पर उपयोग करती है और मानवीय समस्याओं का अध्ययन करती है। मानव के साथ समस्या है, गरीबी, भूखमरी, महामारी, ये सब समस्या का अध्ययन करती है। ये विचारधारा संपूर्ण विश्व में समस्त निवासियों को संपूर्ण वैश्विक संसाधनों पर समान अधिकार वो स्वामित्व दिलाना चाहती है। मतलब एक ऐसी विचारधारा है, रेडिकल विचारधारा, आमूलवादी विचारधारा कहती है कि मानव जो है, ये पृथ्वी में सभी मानव का पृथ्वी के संसाधन पर समान अधिकार है, समान मतलब स्वामित्व है। यानी मानव जो आया है पृथ्वी में, सभी लोगों को समान अधिकार मिलना चाहिए। कोई भी आदमी गरीबी, भूखमरी या फिर महामारी से नहीं मरना चाहिए। तो ऐसी विचारधारा को, ऐसी सोच को हम लोग आमूलवादी यानी रेडिकल विचारधारा कहते हैं। क्लियर? अगला है स्थानिक संगठन। 1950 के दशक के अंत से 1960 के दशक के दशक तक मानव भूगोल का उपागम रहा। स्थानिक संगठन मतलब जो एक तरह से मतलब जो क्षेत्रीय विभिन्नता है वो है स्थानिक संगठन। ये ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा जाता है, इसमें कंफ्यूजन मत होना, बार बार पूछा जाता है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज भी होते हैं, आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना है। इस उपागम का लक्षण ये है कि कंप्यूटर और परिष्कृत सांख्यिकी, है ना, विधियों के प्रयोग के लिए विशिष्ट मानचित्र और मानवीय परिघटनाओं का विश्लेषण पढ़ाई भौतिक के नियमों के आधार पर किया जाता है। ये चीज आप लोग याद रखना। तो ये चीज आपको याद रखना है। इससे और भी दिए गए हैं लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज आप लोगों को याद रखना है।
समझ गए। अब यहां देखोगे अगला टॉपिक की बात करते हैं कि 1970 के दशक में, 1970 के देखा जाए 1970 के दशक में मानवतावादी, आमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधारा उपागम का उदय हुआ, यह चीज याद रखना है। अब ये जो देखो मानवतावादी विचारधारा किसको कहते हैं, मानव की भलाई के लिए जो विचारधारा है, जो मानव का कल्याण हो, मानव का जीवन अच्छा बने, वो शिक्षा ले, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, तो ऐसी विचारधारा को मानववादी विचारधारा कहते हैं। तो मानववादी विचारधारा, आमूलवादी विचारधारा और व्यवहारवादी विचारधारा का उदय जो हुआ था 1970 के दशक में हुआ था। ठीक है, ये सब चीज याद रखना, समझे। अब देखोगे अगला की बात करते हैं, अगला टॉपिक की बात करते हैं कि सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्र आपको याद रखना। सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्र ये आपको सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव में भी भर भर के पूछा जाता है, इसको याद रखना। देखो कि व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल, अवकाश का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल, ये मेन ये काफी पूछा जाता है। ये जो चिकित्सा भूगोल ये सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र है, समझ गए। तो सामाजिक भूगोल के अंतर्गत हम लोग मानव का व्यवहार भी पढ़ते हैं, उसका व्यवहार कैसा है समाज में, है ना। और इसमें हम लोग सामाजिक कल्याण यानी समाज की भलाई के लिए जो काम वगैरह किया जाता है संगठन और सरकार के द्वारा, एनजीओ वगैरह के द्वारा, उसके बारे में भी पढ़ते हैं। अवकाश का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल यानी समाज की संस्कृति कैसी है, रीति रिवाज, धर्म, जाति, ये सब कैसा है, इस चीज के बारे में पढ़ते हैं। लिंग यानी मेल फीमेल के बारे में हम लोग इसी में पढ़ते हैं। ऐतिहासिक भूगोल के बारे में, चिकित्सा पद्धति के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये तो सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र है। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूं कि थोड़ा सुनिएगा। आप लोग तैयारी करने लग गए हैं और उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल दिल से तैयारी करेंगे और इस बार जो आप लोग बोर्ड परीक्षा देंगे 450 प्लस यानी 450 प्लस का आप लोग ड्रीम लेके चल रहे हैं, आप लोग तैयारी करेंगे, उम्मीद है आप लोग ये लेकर के आएंगे। प्यारे बच्चों, आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि ये मेरी पहली क्लास थी और उम्मीद है कि ये क्लास को आप लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा स्टेटस लगाएंगे और जो भी व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, जहां भी आप लोग चलाते हैं, इंस्टाग्राम वगैरह, सारे जगह स्टोरी वगैरह, स्टेटस वगैरह लगाएंगे और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा प्यार और सपोर्ट करेंगे। ये मेरा पर्सनली आप लोगों से निवेदन है, हाथ जोड़ करके निवेदन है, प्लीज। तो ये काम आप लोग कीजिएगा, इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों में बोल दीजिए कि सफल एकेडमी में फाइनली क्लास स्टार्ट हो चुकी है और सब लोग तैयार हो जाइए, क्लास में जुड़िए, क्योंकि समय पर आप लोगों को क्लास कराई जाती है ना। इस तरह से क्लास में जुड़ना है और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ सेशन को लाइक कर दीजिए, लाइक करना नहीं भूलिएगा और जम करके स्टेटस और शेयर लगाइएगा। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, ये नंबर रखिए 9263 है ना 0246 92, इस 9263 इस नंबर पर हाई कीजिए व्हाट्सएप में। तो व्हाट्सएप में 3 लिंक का जाएगा, ऐप का लिंक, व्हाट्सएप चैनल लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक। तो ऐप का लिंक से ऐप को डाउनलोड कर लेना है। जो लेटेस्ट आपका जो बैच चल रहा है उस बैच को ज्वाइन करना बेस्ट तरीके से तैयारी करने के लिए, क्योंकि बैच में ही आपको क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक है ना, उसके साथ मॉडल, उसके बाद जो मॉक टेस्ट है, उसके बाद क्वेश्चन बैंक, उसके साथ साथ नोट्स, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, साथ ही साथ लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, डाउट क्लास, ये सारी चीज आपको जो मिलेगी वो ऐप में ही मिलेगा। इसलिए आपको ऐप को, बैच को ज्वाइन कर लेना है। साथ ही साथ आपको ये करना है कि जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, ताकि आने वाले समय पे आपको कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी जानकारी तुरंत आपको मिल जाए, आपको तुरंत जानकारी मिल जाए। क्योंकि क्लास को कोई भी कुछ होता है, कोई भी कुछ नया चीज होता है तो टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल में हम मैसेज करके बता देते हैं, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर लेंगे। ये क्लास पहली क्लास है और मैं आप लोगों से पुनः रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप लोगों को क्लास अगर अच्छी लगी है, अगर समझ में आया है, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे, प्यारा सा कमेंट करके बताएंगे कि सर समझ में आया, नहीं आया। जहां भी समझ में नहीं आया वो बताइएगा, फिर अगला क्लास में उसको अच्छी तरह से बताएंगे। और इस क्लास को समझ में आया, अगर रियली में समझ में आया, तो प्यारा सा दिल और प्यारा सा कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि सर हाँ क्लास बहुत अच्छी लगी। थैंक यू सो मच। आप लोगों का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है ना, आप लोगों का पूरा चैप्टर जो है द एंड हो गया। और इतना देखने के लिए, यहां तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद, दिल से थैंक यू, दिल से धन्यवाद, है ना। उम्मीद है कि आप लोगों को पूरा क्लास समझ में आया होगा और उम्मीद है कि आप लोग पूरा इंटरेस्ट के साथ तैयारी में लग गए होंगे और अच्छी तरह से आप लोग तैयारी करने के लिए झुक गए होंगे, है ना। तो ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी और ये क्लास के बारे में प्लीज अपने दोस्तों को भी बताइएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।